हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे और अपनी प्रिपरेशन में लगे होंगे। आज जो हम लोग को टॉपिक पढ़ना है वो है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। और जो ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है, आखिर इसमें होता क्या है और किस तरीके से ये बाकी जो फिनोमेना होते हैं उनसे ये डिफरेंट है। ठीक है, ये चीज़ हम लोग को जाननी है और ये ध्यान में रखिएगा। आज जो मैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पढ़ाने वाला हूँ उसमें बहुत ज़्यादा इसका जो हिस्ट्री है वो नहीं बताऊँगा और ना ही इसको मैं बहुत ज़्यादा डिटेल में बताऊँगा। डेरिवेशन से मतलब है मेरा, यानी कि डेरिवेशन वगैरह जो है इसके वो नहीं बताऊँगा। इसके जो पॉइंट्स हैं, ठीक है, की पॉइंट्स हैं, उनको डिस्कस करेंगे और कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो आखिर ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है क्या, उसको समझने के पहले कुछ ऐसा समझिए। देखिए, जैसे कि एक मेटल है आपके पास, ठीक है, वो मेटल अगर इलेक्ट्रॉन उससे निकालना चाहें, उसकी सरफेस से अगर हम लोग इलेक्ट्रॉन निकालना चाहें तो क्या हम लोग उससे इलेक्ट्रॉन निकाल सकते हैं? सबसे पहला क्वेश्चन तो ये आता है, क्या हम लोग उससे इलेक्ट्रॉन निकाल सकते हैं? तो जवाब है उसका कि हाँ, हम लोग जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनसे ईजिली इलेक्ट्रॉन्स को निकाल सकते हैं, यानी कि जो मेटल्स होते हैं उनसे ईजिली हम लोग इलेक्ट्रॉन्स को निकाल सकते हैं। क्यों? क्योंकि उनका जो वर्क फंक्शन होता है वो कम होता है। तो आखिर ये वर्क फंक्शन होता क्या है? ठीक है, ये जो वर्क फंक्शन मैंने टर्म यूज किया, आखिर ये वर्क फंक्शन होता क्या है? तो वर्क फंक्शन को हम लोग कुछ ऐसे समझ सकते हैं, जैसे कि मान लीजिए कि ये हम लोग का मेटल है, ठीक है, ये पूरा का पूरा मेटल है। तो मेटल जैसे कि सोडियम, ठीक है, मेटल जैसे कि सोडियम में क्या होता है कि आउटर मोस्ट सेल में एक इलेक्ट्रॉन होता है। ठीक है, सोडियम के आउटर मोस्ट सेल में एक इलेक्ट्रॉन होता है जो कि बाउंड होता है इस सोडियम के एक इस तरीके के आयन से। मान लीजिए कि वो जो इलेक्ट्रॉन था आउटर मोस्ट सेल का, उस इलेक्ट्रॉन को अगर किसी तरीके से हम लोग निकाल दें, क्या करें, निकाल दें, तो बचेगा क्या? यहां पर बचेगा ये पूरा चीज, वो बचेगा Na पॉजिटिव। ठीक है, वो क्या बचेगा? Na पॉजिटिव। तो इसको क्या कहते हैं? आयन कहते हैं एक। और ये क्योंकि एक मेटल है तो इसको बोल देते हैं मेटल आयन। तो यहां पर ये जो ऑरेंज कलर से रिप्रेजेंट हो रहा है, ये क्या हो गया? मेटल आयन। और इस मेटल आयन से एसोसिएटेड हो गया उनका इलेक्ट्रॉन, यानी कि ये पूरा एक बन गया एटम। तो इस चीज का रिप्रेजेंटेशन हम लोग ऐसा कर रहे हैं। ठीक है, तो अगर इससे एक इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा किसी एक एटम से, जैसे कि सोडियम की बात कर रहे थे, उससे एक इलेक्ट्रॉन निकल जा रहा था, तो जो बच रहा था उसको हम लोग क्या कह रहे हैं? एक आयन कह रहे हैं। ठीक है, तो उस इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए कुछ एनर्जी हम लोग को देनी होगी, बिल्कुल। तो वो जो एनर्जी है, अगर हम लोग को कम से कम देनी पड़े, क्या करनी पड़े? कम से कम एनर्जी देने पड़े, मतलब कि एक मिनिमम एनर्जी हम लोग को देनी पड़े, जिससे के बाद ही उस मेटल से इलेक्ट्रॉन निकलना चालू हो। मतलब कि एक लेवल है कि उससे अगर हम लोग कम देंगे, एक लेवल से कम एनर्जी देंगे, तो उस पर्टिकुलर मेटल से हम लोग जो इलेक्ट्रॉन है उसको इजेक्ट नहीं कर सकते। ठीक है, तो लेट अस सपोज ये हम लोग का एक मेटल है और इसको हम लोग 5 जूल एनर्जी दे रहे हैं। मैं एग्जाम्पल के लिए बता रहा हूँ, अगर इसको हम लोग 5 जूल एनर्जी दे रहे हैं तो इससे जो इलेक्ट्रॉन है वो निकल जा रहा है। ठीक है, बट अगर हम लोग इसको 4 जूल इलेक्ट्रॉन जो 4 जूल एनर्जी है वो इस इलेक्ट्रॉन को दे रहे हैं, तो ये इलेक्ट्रॉन नहीं निकल पा रहा। यानी कि इस मेटल को दे रहे हैं तो ये इलेक्ट्रॉन नहीं निकल पा रहा। आखिरी में वो इलेक्ट्रॉन के पास ये एनर्जी जाएगी, तो 4 जूल लेकर वो नहीं निकल पा रहा। तो ये जो 4 जूल एनर्जी है वो क्या है? 5 जूल एनर्जी से कम है। क्या हुआ? 5 जूल एनर्जी से कम है। तो ये हो गई हम लोग की एक मिनिमम रिक्वायर्ड एनर्जी कि 5 जूल एनर्जी तो चाहिए ही उस इलेक्ट्रॉन को वहां से निकालने के लिए। भले ही निकलने के बाद उस पर स्पीड हो या ना हो, वो मोशन कर रहा हो या ना कर रहा हो, बट वहां पर वो एक मेटल आयन को फॉर्म कर देगा। यानी कि कुछ इस तरीके का वहां पर कंस्ट्रक्शन हो जाएगा कि इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो इस अपने पीछे छोड़ जाएगा एक मेटल आयन। क्योंकि अगर यहाँ पर इलेक्ट्रॉन होता तो वो प्लस माइनस जुड़ के न्यूट्रल हो जाते और एक एटम बन जाता। तो इस तरीके से हम लोग देखते हैं। तो जो वर्क फंक्शन की डेफिनेशन निकल के आई वो क्या निकल के आई? द मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू इजेक्ट एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम अ मेटल सरफेस, वही होता है हम लोग का वर्क फंक्शन। बात क्लियर? अब बात आती है कि ये जो एनर्जी हम लोग दे रहे हैं वो किस तरीके से उसको सप्लाई कर पा रहे हैं। ठीक है, अब बात आती है कि जो हम लोग एनर्जी उसको दे रहे हैं वो किस तरीके से सप्लाई कर पा रहे हैं। ठीक है, तो जो एनर्जी है
उसको हम लोग कई तरीके से सप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, अब ये जो वर्क फंक्शन है ये होता क्या है आखिर, ये हमने समझ लिया। साथ में इसकी प्रॉपर्टी क्या होती है, अगर उसको जाना जाए कि वर्क फंक्शन डिपेंड किस पे करता है, तो ये बात निकल कर आती है कि जो वर्क फंक्शन होता है वो डिपेंड करता है उस पर्टिकुलर मेटल पे, यानी कि वो जो मेटल की प्रॉपर्टीज है वर्क फंक्शन उस पर डिपेंड करता है, और जो नेचर है सरफेस का वो कैसा है उस बात पर भी वर्क फंक्शन डिपेंड करता है। और जो हम लोग का वर्क फंक्शन होता है उसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट पे मेजर करते हैं, और इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या है, ये यूनिट है एनर्जी की। ठीक है, ये एनर्जी की यूनिट है, जैसे कि जूल होती है वैसे ही इलेक्ट्रॉन वोल्ट भी यूनिट है एनर्जी की। और इलेक्ट्रॉन वोल्ट और जूल के बीच में अगर हम लोग रिलेशन देखें तो एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है हम लोग का 1.602 इंटू 10⁻19 जूल। क्लियर, ये थे कुछ पॉइंट्स वर्क फंक्शन से रिलेटेड। अब हमने क्या कहा कि अगर हम लोग को इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट करना है किसी मेटल से तो क्या देना पड़ेगा, कुछ मिनिमम एनर्जी देनी पड़ेगी, जिसको हम लोग कहते हैं वर्क फंक्शन। ठीक है, तो वो एनर्जी हम लोग कैसे कैसे दे सकते हैं। तो बात आती है कि अगर हम लोग को किसी मेटल से इलेक्ट्रॉन को निकालना है, एमिट करना है, इलेक्ट्रॉन का एमिशन करना है, तो उसके क्या क्या प्रोसेस होंगे। तो जो इस पे प्रोसेस होते हैं उनमें होता है सबसे पहला थर्मियोनिक एमिशन, दूसरा होता है सेकेंडरी एमिशन, तीसरा है फील्ड एमिशन, चौथा है फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन। तो थर्मियोनिक एमिशन जैसे कि शब्द को पढ़कर ही समझ पे आ रहा है, कुछ थर्मल से रिलेटेड होगा, यानी हीट से रिलेटेड होगा। तो थर्मियोनिक एमिशन में क्या किया जाता है कि जब भी जो मेटल होता है उसको हीट किया जाता है, उस केस में जब मेटल में मौजूद इलेक्ट्रॉन सफिशिएंट एनर्जी गेन कर लेता है, यानी कि वो जो हम लोग की वर्क फंक्शन है उससे ज़्यादा एनर्जी गेन कर लेता है, तो वो जो इलेक्ट्रॉन होता है वो मेटल को छोड़ के निकल जाता है। ठीक है, दूसरा होता है हम लोग का सेकेंडरी एमिशन, जहाँ पर जो एनर्जी सप्लाई होती है वो कोलिजन के वजह से होती है, जैसे कि मेटल है, मेटल सरफेस है, उस पर हम लोग के इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं। ठीक है, लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन्स है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स है। अब वहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन्स है वो किसी न किसी हम लोग की एनर्जी से बंधे हुए हैं। तो वहाँ पर अगर हम लोग का कोई पार्टिकल आके टकराए, जैसे कि मान लीजिए इलेक्ट्रॉन ही आकर टकरा रहा है उससे, और वो क्या करे, इस इलेक्ट्रॉन को यहाँ से इजेक्ट कर दे, या फिर कोई दूसरे पार्टिकल्स आ रहे हैं जो कि इससे टकराएं और इस इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट कर दे, तो उस केस में क्या हुआ, यहाँ पर कोलिजन हुआ और उस कोलिजन की वजह से ये जो पार्टिकल हैं वो इजेक्ट हो गए। तो इस तरीके का जो एमिशन कहलाता है वो सेकेंडरी एमिशन कहलाता है। फिर बात आती है फील्ड एमिशन की। किसकी बात आती है, फील्ड एमिशन की। फील्ड एमिशन ऐसा है कि अगर मान लीजिए कि कोई हम लोग के पास ऐसा मेटल है और उस मेटल को हम लोग ने क्या किया, एक इलेक्ट्रिक फील्ड, हाई इलेक्ट्रिक फील्ड पे ऐसे रख दिया। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इतनी ज़्यादा है कि यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन है उनको वो मेटल से इजेक्ट कर दे रहे हैं। ठीक है, तो ये एनर्जी किसकी वजह से आई, वो आई इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से। तो ये कहलाता है हम लोग का फील्ड एमिशन। फिर बात आती है फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन। फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन में क्या होता है कि जो मेटल है, मेटल में जब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन यानी कि लाइट या अल्ट्रावायलेट जो लाइट होती है, एक्स रेज, गामा रेज, या फिर हम लोग का जो इंफ्रारेड यानी कि पूरा जो स्पेक्ट्रम होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का, वो जब फॉल होते हैं किसी मेटल पे और वहाँ से फिर इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होता है, वो प्रोसेस हम लोग की कहलाती है फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन। ठीक है, तो फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन क्या है, हम लोग का एक प्रोसेस है जिसके वजह से इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होता है। और जब हम लोग फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन की डिटेल्ड स्टडी करते हैं कि वो कैसे क्या होता है, वो जो इलेक्ट्रॉन निकल रहा है, ठीक है, जब उसके ऊपर लाइट पड़ रही मेटल के ऊपर और इलेक्ट्रॉन निकल रहा है, तो वो हम लोग का पूरा आ जाता है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के अंदर, क्योंकि वो जो फेनोमेना है उसको हम लोग कहते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। जहाँ पर किसी मेटल पर जब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन फॉल होता है एक सुटेबल फ्रिक्वेंसी का, तो उससे इलेक्ट्रॉन जो होता है वो इजेक्ट होता है, वो आ जाता है हम लोग का फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो अब चलते हैं, सिर्फ हम लोग को जो पढ़ना है वो क्या पढ़ना है, अभी यहाँ पर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के बारे में पढ़ना है। ठीक है, तो देखिए एक चीज़ समझिए,
मैं फिर से रिपीट कर दूं कि अभी जो हम लोग का टारगेट है वो है कम टाइम पर ज़्यादा चीज़ें पढ़ना। तो इस वजह से जो इसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है, यानी कि ये पूरा का पूरा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जो है हम लोग का कहाँ से स्टार्ट हुआ था, किस तरीके से इसमें डेवलपमेंट हुआ, वो सब मैं बातें नहीं करूँगा। इस पर क्या करेंगे, डायरेक्ट हम लोग पढ़ेंगे कुछ शुरुआत की चीज़ों को छोड़कर, बट कंप्लीट हम लोग का रहेगा। और क्या करेंगे, डायरेक्ट जंप करेंगे एक्सपेरिमेंटल सेटअप में। ठीक है, ये फर्स्ट ऑब्जर्व किसने किया, जैसे कि हर्ड ने सबसे पहले इसको ऑब्जर्व किया था 1887 पे। तो वो सब चीज़ें हम लोग डिस्कस नहीं करेंगे कि इलेक्ट्रॉन कब आया, फिर इसको कैसे हम लोग ने समझा कि कब फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हो रहा है, इसको कुछ अलग तरीके से स्टडी करना चाहिए, ये सब हम लोग नहीं पढ़ेंगे। अगर आपको लगता है कि आपको उस पर और जानना है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, मैं एक इसके लिए अलग वीडियो बना दूंगा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को पूरा डिटेल में समझाते हुए, इसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड और इस पर कैसे चीज़ें डेवलप हुई हैं, कैसे फिर आके आज हम लोग जो मॉडर्न फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को हम लोग एक्सप्लेन करते हैं कैसे करते हैं। ठीक है, तो अब देखते हैं सबसे पहले कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को अगर हम लोग को पढ़ना है तो उसके लिए हमें क्या रिक्वायरमेंट होगी। तो क्या किया गया कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, अब देखिए मैं फिर से याद दिला रहा हूँ कि हम लोग कैसे चीज़ें चालू हुई वो वहाँ पे नहीं जा रहे, सीधे क्या कर रहे हैं कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होता है, यहाँ से चालू कर रहे हैं कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होता है। तो अभी अगर हमें उसकी स्टडी करनी है तो उसके लिए हमने बनाया एक सेटअप, जहाँ पर सेटअप में क्या है कि हम लोग के पास है इस तरीके का एक ग्लास ट्यूब, और इसके अंदर से सारा जो एयर वगैरह है उसको इवैक्यूएट कर दिया गया। तो ये एक वैक्यूम ग्लास ट्यूब है और यहाँ पर दो ऐसे मेटल प्लेट लगी हुई हैं, और एक मेटल प्लेट जो है वो फोटो सेंसिटिव प्लेट है, यानी कि इसमें अगर एक लाइट फॉल हो, ठीक है, ये सोर्स है, और इस पर अगर लाइट फॉल हो तो इससे क्या होगा, एक सुटेबल फ्रिक्वेंसी से ऊपर की जब लाइट होगी तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होंगे। अब यहाँ से इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हुए, वो किसी काइनेटिक एनर्जी के साथ इजेक्ट होंगे, तो उनको डायरेक्शन देने के लिए, क्योंकि वैसे होंगे तो कहीं पर भी जा सकते हैं, तो उनको डायरेक्शन देने के लिए कि पर्टिकुलर डायरेक्शन में जाएं, इन दो मेटल प्लेट्स पे हम लोग ने अटैच कर दिया है एक बैटरी, जो कि डायरेक्टली ना अटैच होके हम लोग ने वहाँ पर दो चीज़ें कंट्रोल करने के लिए लगा दी कि पोटेंशियल चेंज कर सकते हैं हम लोग, और पोटेंशियल का जो प्लस माइनस है उसको भी चेंज कर सकते हैं, मतलब जो हम लोग का पोटेंशियल डिफरेंस है वोल्टेज, उसका हम लोग डायरेक्शन भी चेंज कर सकते हैं और उसकी वैल्यू भी चेंज कर सकते हैं। तो कम्यूटेटर वर्क करता है जो पोलैरिटी है उसको चेंज करने के लिए, कभी प्लस कभी माइनस, एक ही टर्मिनल को बनाने के लिए, यानी कि अगर पहले ये प्लस ले रहे थे माइनस ले रहे थे तो बाद में उसको माइनस और प्लस भी ले सकते हैं। ठीक है, इस तरीके से कर रहे थे। तो क्या हुआ, ये हम लोग का जो सेटअप प्रिपेयर हुआ, इस सेटअप में जब हम लोग ने लाइट फॉल कराई, ठीक है, और ये जो मटेरियल था, ये जो यहाँ पर मटेरियल था, इस पे फिर हम लोग ने अलग अलग चीज़ों को अलग अलग तरीके से सिमिलर रखकर ऑब्जर्व किया, तो हम लोग के पास कुछ चीज़ें निकल कर आई फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट से रिलेटेड। तो कुछ ऑब्जर्वेशंस थे, जैसे कि जो हम लोग का पहला ऑब्जर्वेशन था, पहला ऑब्जर्वेशन ये निकल के आया कि अगर हम लोग देखें कि फॉर अ गिवन फोटो सेंसिटिव मटेरियल, देखिए फॉर अ गिवन, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, ये लिखा हुआ ना फॉर अ गिवन। फॉर अ गिवन का मतलब क्या हो गया कि ये चीज़ें फिक्स ले रहे हैं हम लोग, ठीक है, फॉर अ गिवन, यहाँ पर चीज़ें क्या ले रहे हैं, फिक्स ले रहे हैं। क्या क्या फिक्स है, फॉर अ गिवन फोटो सेंसिटिव मटेरियल। फोटो सेंसिटिव मटेरियल हम लोग का फिक्स होने के मतलब कि यहाँ पर जो एमिटर प्लेट लगी हुई थी वो हम लोग ने फिक्स रख लिया, एक किसी पर्टिकुलर मेटल का चूज कर लिया। दूसरा क्या फिक्स किया, एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन, जो फ्रीक्वेंसी है इंसिडेंट रेडिएशन की उसको हम लोग ने फिक्स कर दिया। ठीक है, यानी कि जो रेडिएशन है, अगर हम ये मान रहे हैं कि न्यू फ्रीक्वेंसी का आ रहा है तो वो न्यू फ्रीक्वेंसी का ही हम लोग थ्रू आउट द एक्सपेरिमेंट लेकर चल रहे हैं। उस केस में अगर हम लोग ये देखें, क्योंकि देखो ये जो यहाँ पर मेटल प्लेट्स ऐसे बनी हुई थी, उन मेटल प्लेट्स पे जब ऐसे लाइट आके फॉल हो रही थी तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकल रहे थे। तो जैसे जैसे हम लोग ये जो इंटेंसिटी थी वो बढ़ाते जा रहे थे, जो यहाँ पर लाइट आके फॉल हो रही थी उसकी हम लोग इंटेंसिटी बढ़ाते जा रहे थे, वैसे वैसे यहाँ से निकलने वाला जो करंट था, देखो सेटअप में अगर आप अभी आपको याद हो तो नीचे क्या लगा रखा था, यहाँ पर लगा रखा था एक एमिटर, जो कि इस पूरे सर्किट में कितना करंट है उसको मेजर कर रहा था। तो वो करंट की वैल्यू बढ़ा रहा था जैसे जैसे हम लोग यहाँ पर इस लाइट की इंटेंसिटी बढ़ा रहे थे। ठीक है,
तो जो करंट था यहाँ पर, करंट किसकी वजह से होगा? इलेक्ट्रॉन्स की वजह से, वो बढ़ता जा रहा था जैसे जैसे हम लोग इंटेंसिटी बढ़ा रहे थे लाइट की। ठीक है, बात समझ पे आई? तो यहां पर क्या निकल कर आया कि इंटेंसिटी ऑफ लाइट जैसे जैसे हम लोग बढ़ाएंगे वैसे वैसे फोटो इलेक्ट्रिक करंट जो होगा वो भी बढ़ता जाएगा। ठीक है, तो फोटो इलेक्ट्रिक करंट क्या हो रहा है? बढ़ रहा है हम लोग का, जैसे जैसे इंटेंसिटी बढ़ती जा रही है। तो ये इन दोनों के बीच में आया, क्योंकि ये दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो इनके बीच में क्या बन गया? एक स्ट्रेट लाइन कर्व ऐसा फॉर्म हुआ। बात समझ पर आई? ये आपको ध्यान रखना है, ये पॉइंट। तो ये बात निकल कर आती है कि अगर हम लोग फोटो सेंसिटिव मटेरियल को सेम रखें और जो लाइट आ रही है उसकी फ्रीक्वेंसी सेम रखें और फिर उस लाइट की इंटेंसिटी बढ़ाएं, इंटेंसिटी मतलब कि वो उसको और ज्यादा ब्राइट करते जाएं, सोर्स सेम रखें और जो मटेरियल है जिसके ऊपर फॉल हो रहा है वो सेम रखें, और फिर जो लाइट की इंटेंसिटी है यानी कि उसकी जो ब्राइटनेस है उसको बढ़ाते जाएं, तो यहां से जो इलेक्ट्रॉन निकल रहे होंगे उनका नंबर बढ़ जाएगा, जिसकी वजह से करंट भी हम लोग का बढ़ जाएगा। तो ये पॉइंट ध्यान रखिएगा। ये था पहला ऑब्जर्वेशन। आगे दूसरा ऑब्जर्वेशन क्या था? इसमें फिर से बात आती है फॉर अ गिवन फोटो सेंसिटिव मटेरियल, यानी कि फोटो सेंसिटिव मटेरियल जो है वो थ्रू आउट द एक्सपेरिमेंट। अब हम लोग ने क्या किया? अलग अलग चीज़ों को अलग अलग टाइम पर फिक्स कर कर दूसरे जो पैरामीटर्स थे उनको चेंज करके देखा। यानी कि होता क्या है, देखिए एक्सपेरिमेंट में हम लोग जब कोई सेटअप करते हैं तो बहुत ढेर सारे यहाँ पर कंपोनेंट होते हैं। तो मान लीजिए कि इस कंपोनेंट को मैं चेंज कर रहा हूं तो ये सारी वैल्यू उनसे इफेक्ट कर रही होंगी। तो हम लोग को क्या करना पड़ता है? अगर इस पर्टिकुलर और इसकी, इन दो चीज़ों की अगर हम लोग स्टडी कर रहे हैं अच्छे तरीके से, तो बाकी जो फैक्टर्स है उनको कांस्टेंट रखना होता है। ठीक है, तो वही चीज़ है कि जब हम लोग इन दो चीज़ों की स्टडी कर रहे हैं तो बाकी जो फैक्टर्स हैं वो कांस्टेंट हैं। बाकी क्या है? कांस्टेंट लेकर चल रहे हैं, यानी कि फिक्स लेकर चल रहे हैं। जब इन दो की बात कर रहे हैं, जब इन दो की बात करेंगे तो इनको कांस्टेंट ले लेंगे। जब हम लोग इसकी और इसकी स्टडी करेंगे तो ये बाकी जो होंगे उनको कांस्टेंट ले लेंगे। ठीक है, बात क्लियर हुई? ये हम लोग को ध्यान रखना है। तो देखिए यहाँ पर क्या दिया हुआ है? फॉर अ गिवन फोटो सेंसिटिव मटेरियल, यानी कि जो प्लेट लगी हुई है, ठीक है, जिसके ऊपर लाइट फॉल हो रही है, वो प्लेट और जो लाइट का सोर्स है, ठीक है, यहां पर क्या दिया हुआ है? फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन। ये दो चीजें, फोटो सेंसिटिव मटेरियल ये, और जो यहां पर फ्रीक्वेंसी है इस सोर्स की, वो दोनों सेम रखे गए। यानी कि अगर हम लोग ब्लू लाइट से स्टार्ट किए थे एक्सपेरिमेंट तो ब्लू लाइट ही लेकर चल रहे हैं। अगर यहां पर कॉपर की प्लेट यूज करी थी तो कॉपर ही हम लोग थ्रू आउट द जो एक्सपेरिमेंट है वो यूज कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर जिंक की प्लेट भी यूज कर सकते हैं। तो इस तरीके से ये चीजें हैं। तो जब ऐसा हम लोग ने ले लिया कि प्लेट सेम है और जो सोर्स है उसकी फ्रीक्वेंसी सेम है, यानी कि ब्लू कलर की लाइट ली थी तो वही लेकर हम लोग थ्रू आउट द एक्सपेरिमेंट चल रहे हैं, तो बाकी चीजें जैसे कि सैचुरेशन करंट, वो प्रोपोर्शनल होता है इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन। अब देखिए सैचुरेशन करंट क्या होता है? सैचुरेशन करंट का मतलब ये होता है कि जैसे जैसे हम लोग इंटेंसिटी बढ़ाते जाएंगे इंसिडेंट रेडिएशन की, तो एक टाइम आएगा जहां पर कि हम लोग के जो निकल रहे होंगे इलेक्ट्रॉन्स, वो एक मैक्सिमम नंबर को अचीव कर लेंगे। ठीक है, फिर उससे ज़्यादा वैल्यू उसकी इंक्रीज नहीं होती है। फिर से समझिएगा, अगर हम लोग के पास ये जो मेटल प्लेट है वो सेम रहे और जो सोर्स है उसकी फ्रीक्वेंसी सेम रहे, यानी कि ब्लू कलर अगर ले रहे हैं तो वो ब्लू कलर हो, और इधर अगर जिंक की प्लेट ली है तो वो जिंक की प्लेट ही रहे, मेटल सेम रहे, उस केस में जो सैचुरेशन करंट होगा, सैचुरेशन करंट मतलब कि यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन निकल रहे होंगे तो ये अपनी वैल्यू मैक्सिमम कर लें, जब कि सैचुरेट कर जाए। अगर 10 इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं तो उससे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन अब ना निकल पाए, उस केस पे हम लोग जैसे जैसे इंटेंसिटी चेंज करते जाएंगे तब जाकर ये जो सैचुरेशन करंट है उसकी वैल्यू चेंज होगी। यानी कि अगर हम लोग ने यहाँ पर एक इंटेंसिटी डाली, ठीक है, इस ब्लू कलर वाले की कुछ इंटेंसिटी डाली और यहाँ से 10 इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं, उसके बाद जब हम लोग ने यहाँ से इंटेंसिटी बढ़ा दी तब जाकर वो 20 इलेक्ट्रॉन्स निकलना चालू होंगे, वरना जब तक हम लोग ने इसको बढ़ाया नहीं था तो 10 इलेक्ट्रॉन ही निकलते। फिर और जब हम लोग बढ़ा देंगे उसकी इंटेंसिटी तो
फिर जाकर उसके और जो सैचुरेशन करंट है वो बढ़ जाएगा, यानी कि 10 इलेक्ट्रॉन और निकलने लगेंगे। इस तरीके से टोटल 30 इलेक्ट्रॉन या इस तरह करके एक वैल्यू को रीच कर लेगा और उसके आगे फिर नहीं निकलेगा। तो ये जो ग्राफ बना हुआ है ये वही बता रहा है कि डिफरेंट इंटेंसिटी के लिए, ठीक है, I1 I2 I3 ये करंट की वैल्यू बता रहा है। तो ये फोटो करंट बता रहा है I1 I2 I3। तो ये I1 I2 I3 ये डिफरेंट इंटेंसिटी ऑफ लाइट के लिए है। तो जब इंटेंसिटी कम थी तो ये था सैचुरेशन करंट, उसके बाद जैसे इंटेंसिटी बढ़ी तो ये हो गया, फिर और इंटेंसिटी बढ़ाई तो ये हो गया, ठीक है। और जब हम लोग देख रहे हैं स्टॉपिंग पोटेंशियल को, किसको देख रहे हैं? स्टॉपिंग पोटेंशियल। तो ये स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या होता है अगर उसको समझें तो देखिए, यहाँ पर एक और प्लेट थी जो मैंने एक्सपेरिमेंटल सेटअप दिखाया था, उस पर यहाँ पर एक और प्लेट थी। तो ये जो इस प्लेट में अभी देखिए क्या है, यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं, ठीक है। जब यहाँ पर हम लोग लाइट इंसिडेंट करा रहे हैं तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं। यहाँ से जब इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं तो अगर मैं क्या करूँ, ये जो बैटरी कनेक्टेड है, अभी क्या है, ये कुछ कनेक्टेड है इस तरीके से, ये बैटरी, तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकल के पॉजिटिव की तरफ जा रहे हैं, बिल्कुल सही है, ठीक है। पर अगर मैं इस बैटरी का टर्मिनल ऐसे उल्टा कर दूं तो होगा क्या कि अब ये वाला जो है वो प्लस हो जाएगा और ये हो जाएगा माइनस। तो जब ये प्लस से कनेक्टेड हो जाएगा और ये निगेटिव टर्मिनल से हो जाएगा तो देखो जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो निगेटिव टर्मिनल की तरफ नहीं जाएंगे, अकॉर्डिंग टू कूलम्ब्स लॉ, वो रिपेल करेंगे। और जो इलेक्ट्रॉन होंगे उसको वो ये पॉजिटिव वाला जो टर्मिनल है बैटरी का वो अट्रैक्ट करेगा। इस वजह से यहां पर अगर हम लोग V पोटेंशियल लगा दें, V0 पोटेंशियल लगा दें, मान लीजिए V0 पोटेंशियल लगा दें कि यहां से निकलने वाले जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनका नंबर 0 कर दे। जब हम लोग ने बैटरी का टर्मिनल क्या कर दिया, चेंज कर दिया, अब क्या कर रहा है, कूलम्ब्स लॉ के अकॉर्डिंग ये वाला जो टर्मिनल है वो यहां से निकलने वाले इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच रहा है, वो निकलने ही नहीं दे रहा जब हम लोग ने V0 पोटेंशियल लगा दिया। और एक तरीके से देखा जाए कि ये वाला जो है हम लोग का निगेटिव टर्मिनल वो इलेक्ट्रॉन को इधर से रिपेल कर रहा है, तो यहाँ से निकलने ही नहीं दे रहा। भले ही यहाँ पर क्या हो रही है, अलग अलग इंटेंसिटी की लाइट भी हम लोग डालें, तब भी अगर हम लोग ने इस पोटेंशियल को यहाँ पर अप्लाई कर दिया है तो यहाँ से कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं निकलेगा। देखिए ये यही ग्राफ बता रहा है कि जब हम लोग ने एक I1 करंट अभी हम लोग देख रहे थे और यहाँ से कुछ इंटेंसिटी ले रखी थी इस लाइट का जो सोर्स था वही था, ब्लू था, ध्यान दीजिएगा, ब्लू कलर का सोर्स है और कुछ इंटेंसिटी है, मान लीजिए कि लो है, ये लो हो गई, ये मीडियम हो गई और ये हाई हो गई, ठीक है, कुछ इस तरीके से मान लीजिए समझने के लिए, ठीक है, समझने के लिए। तो लो है इंटेंसिटी, बट जैसे जैसे हम लोग ने क्या किया, यहाँ पर जो बैटरी थी, बैटरी का यहाँ तक पहले टर्मिनल लाकर जीरो किया, ये लिखा है ना कलेक्टर प्लेट पोटेंशियल। तो पहले तो पोलैरिटी कैसी थी, पहले बैटरी की पोलैरिटी ऐसी थी, तो यहाँ से इसे फ्लो कर रहा था, तो इसकी वैल्यू पहले डिक्रीज करी और ले आए 0 पर। उसके बाद इस बैटरी के टर्मिनल को चेंज कर दिया, वो जो कम्यूटेटर लगा हुआ था वो यही वर्क कर रहा था, उसको चेंज कर दिया। तो जब इसने यहाँ से पोलैरिटी चेंज हुई, ये बन गया पॉजिटिव और ये हो गया निगेटिव, तो ये भी पॉजिटिव पे चला गया और ये भी निगेटिव। तो जाकर V0 पोटेंशियल जब हम लोग ने इस बैटरी को अचीव करा दिया इस जगह पर, ठीक है, और ये माइनस V0 क्या बता रहा है कि डायरेक्शन जो है वो अपोजिट ले रहे हैं हम लोग, ठीक है, चेंज कर दे रहे हैं। तो उस केस में ये जो लो इंटेंसिटी वाली लाइट थी, लाइट का सोर्स वही था ब्लू कलर का, तो वो जाके यहाँ पर हम लोग को क्या कर दे रहा है, इस पूरी तरीके से स्टॉप हो जा रहा है, फिर यहाँ से कोई करंट नहीं निकल रहा। उसके बाद अगर हम लोग इसकी जो दूसरी तरीके से फिर देखें, पूरा प्रोसेस फिर से चालू करें कि बैटरी के टर्मिनल पहले इस तरफ पॉजिटिव था और इधर निगेटिव था, वहां से हम लोग मीडियम इंटेंसिटी की अब लाइट ले रहे हैं, लाइट वही है ब्लू ही, बट उसको मीडियम इंटेंसिटी पे रख रहे हैं, तब भी जो करंट होगा वो ऐसे होगा। और जैसे जैसे हम लोग बैटरी का यहाँ पर पोटेंशियल डिक्रीज करते करते 0 लाएंगे, उसके बाद चेंज कर देंगे पोटेंशियल का जो डायरेक्शन है अप्लाई करने का, उसको चेंज कर देंगे, बैटरी के टर्मिनल्स का डायरेक्शन चेंज कर देंगे और V0 पे वैल्यू पे ले आएंगे। तो वो ऐसे जो फोटो करंट है वो डिक्रीज होते 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 वो उसी V0 पर पहुंचते ही वो 0 हो जाएगा। मतलब कि जैसे ही V0 को अचीव करेगा तो यहाँ से भले ही कितनी इंटेंसिटी बढ़ा दो, यहाँ पर
यहाँ से कोई भी इलेक्ट्रॉन इजेक्ट नहीं होगा। इसी तरीके से अगर हम और ज़्यादा इंटेंसिटी लें, तब भी जैसे ही हम लोग अपोजिट डायरेक्शन में बैटरी को यहाँ पर लगाएंगे और वी नॉट पोटेंशियल को अचीव करेंगे, तो यहाँ से कोई इलेक्ट्रॉन नहीं निकलेगा। यानी कि बात क्या निकल कर आई, ये जो हम लोग का होता है वी नॉट, ठीक है, अपोजिट डायरेक्शन वाला, जैसे कि -V0 अगर कहें इस ग्राफ में, तो इसको हम लोग कहते हैं रिटार्डिंग पोटेंशियल या फिर स्टॉपिंग पोटेंशियल। इस पर्टिकुलर वैल्यू को कहते हैं हम लोग स्टॉपिंग पोटेंशियल। और जब ये डायरेक्शन चेंज करके फिर धीरे धीरे हम लोग अपोजिट डायरेक्शन बढ़ाते हैं, तो उसको हम लोग कहते हैं रिटार्डिंग पोटेंशियल। और इस पर्टिकुलर वैल्यू को जो अचीव कर लेता है उसको कहते हैं स्टॉपिंग पोटेंशियल। तो यहां पर जब स्टॉपिंग पोटेंशियल में आ जाता है, तो यहां से कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं इजेक्ट होता, भले ही हम लोग यहाँ पर इंटेंसिटी कुछ भी बढ़ाते जाएं, मतलब बहुत ब्राइट कर दें, बहुत ज़्यादा ब्राइट, तब भी यहाँ से कोई भी इलेक्ट्रॉन इजेक्ट नहीं होगा। यानी कि इंटेंसिटी जो है वो किसी भी तरीके से रिलेटेड नहीं है स्टॉपिंग पोटेंशियल से, ठीक है। इंटेंसिटी इस लाइट सोर्स का कोई इफेक्ट नहीं डालता। तो वही है कि स्टॉपिंग पोटेंशियल जो होता है वो इंडिपेंडेंट होता है इंटेंसिटी से, ठीक है। तो ये बात निकल के आई कि इंटेंसिटी हम लोग अलग अलग ले रहे थे सेम सोर्स के लिए और सेम मेटल के लिए, तो उसके लिए जो स्टॉपिंग पोटेंशियल निकल कर आ रहा था वो सेम निकल कर आ रहा था, ठीक है। तो इस पूरे स्लाइड में जो टेक अवे मैसेज है वो क्या है कि स्टॉपिंग पोटेंशियल इज इंडिपेंडेंट ऑफ इट्स इंटेंसिटी, ठीक है। और ये वाली जो बात है सैचुरेशन करंट वाली, इसको तो हम लोग अपने पिछले स्लाइड्स पे भी समझ चुके हैं। पहला जो पॉइंट था, ऐसा लीनियर ग्राफ था ना, वो भी हम लोग वहां पर समझ चुके हैं, ठीक है। अब देखते हैं हम लोग का जो थर्ड ऑब्जर्वेशन था वो क्या था कि अगर कोई फोटो सेंसिटिव मटेरियल है, यानी कि वही मेटल प्लेट की बात हो रही है, अगर एक मेटल प्लेट हम लोग ने फिक्स कर दी, तो देयर एग्जिस्ट अ थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, और उस थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी की बोला गया न्यू नॉट, बिलो विच नो एमिशन ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन टेक प्लेस नो मैटर हाउ इंटेंस द इंसिडेंट लाइट। तो यहां पर क्या क्या चीजें हैं कि एक थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी एग्जिस्ट करती है फॉर गिवन फोटो सेंसिटिव मटेरियल। मतलब कि अगर हम लोग ने यहां पर जिंक मेटल लिया, तो हो सकता है कि यहां पर जब हम लोग ब्लू कलर की लाइट ले रहे हैं तो इससे इलेक्ट्रॉन एमिट हो जाए, इससे क्या करें, इलेक्ट्रॉन एमिट हो जाए, ठीक है। यहां से इलेक्ट्रॉन एमिट कर दिया ब्लू कलर की लाइट। अगर इसी लाइट को मैं चेंज करके क्या कर दूं, ग्रीन कलर कर दूं, क्या कर दूं, ग्रीन कलर कर दूं, इसको मैं दूसरे कलर से ही बना देता हूं। ग्रीन कलर अगर कर दूं ऐसे, लेट अस सपोज, तो ग्रीन कलर वाली लाइट कोई भी इलेक्ट्रॉन यहां से इजेक्ट नहीं करेगी, और ये जो ब्लू कलर वाली है उसको मैं ब्लू कलर से ही बना देता हूं, ठीक है। तो समझ पर आएगा, ये ब्लू कलर वाली लाइट ऐसे फॉलो हुई और यहां से एक इलेक्ट्रॉन ऐसे इजेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो हो क्या रहा है कि ब्लू कलर से अगर हम लोग छोटी लाइट ले रहे हैं तो वो इलेक्ट्रॉन को इमिट नहीं कर पा रहा। तो ब्लू कलर क्या हो गया हम लोग का, वो एक थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी हो गई कि अगर उससे कम फ्रीक्वेंसी वाली लाइट लेंगे तो हम लोग की जो लाइट जो वहाँ पर इंसिडेंट हो रही वो किसी भी इलेक्ट्रॉन को नहीं निकालेंगे, भले ही इस ग्रीन कलर वाली लाइट की इंटेंसिटी जो है वो बहुत ज़्यादा कर दी जाए, क्या कर दी जाए, बहुत ज़्यादा, बहुत ब्राइट कर दी जाए, ठीक है, बहुत ज़्यादा ब्राइट हो जाए, ठीक है। तब भी वो क्या करेगा, इस मेटल से इलेक्ट्रॉन इजेक्ट नहीं कर पाएगा। तो ये जो फ्रीक्वेंसी है वो होती है हम लोग की इस मेटल की न्यू नॉट फ्रीक्वेंसी, ठीक है। न्यू नॉट अगर हम लोग यहाँ पे देखें कि ये ब्लू कलर वाली फ्रीक्वेंसी थी कि न्यू नॉट फ्रीक्वेंसी से ज़्यादा ही फ्रीक्वेंसी होनी चाहिए इंसिडेंट लाइट की, ठीक है। जो इंसिडेंट लाइट है उसकी फ्रीक्वेंसी इस न्यू नॉट वाली फ्रीक्वेंसी से ज़्यादा ही होनी चाहिए। तो ये न्यू नॉट अगर हम लोग माने कि इसकी ये जो फ्रीक्वेंसी है वो ज़्यादा ही होनी चाहिए। तो अगर हम लोग क्या करें, अल्ट्रा वायलेट लाइट डालें, क्या डालें, अल्ट्रा वायलेट लाइट, तो वो यहाँ से इलेक्ट्रॉन इजेक्ट कर देगी। क्यों, क्योंकि अल्ट्रा वायलेट लाइट की जो फ्रीक्वेंसी होती है वो ब्लू कलर वाली से ज़्यादा होती है। तो बिल्कुल चाहे हल्की सी डाली जाए, एकदम डिम, ठीक है, बिल्कुल डिम डाली जाए, तब भी अल्ट्रा वायलेट लाइट यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन है उनको इजेक्ट कर देगी, ठीक है। और ये जो ग्रीन कलर है या फिर यहाँ पर येलो कलर है, ये सब चाहे जितने ब्राइट हों, ये किसी भी इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट नहीं करेंगे,
ठीक है, ये था एक ऑब्जर्वेशन कि एक सर्टेन फ्रीक्वेंसी से नीचे की फ्रीक्वेंसी की अगर लाइट डाली जाती है तो भले ही कितनी ब्राइट हो, कोई भी इलेक्ट्रॉन इजेक्ट नहीं होता। और अगर उस फ्रीक्वेंसी से ज़्यादा फ्रीक्वेंसी वाली लाइट डाली जाए या रेडिएशन डाला जाए इस मेटल पे, तो वो भले ही कितनी डिम हो, ठीक है, इंटेंसिटी भले ही कितनी कम हो, बट वहाँ से वो क्या होता है, इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट कर देता है। तो ये ध्यान रखिएगा कि जो मेटल होते हैं या फिर फोटोसेंसिटिव मटेरियल होते हैं उनकी अपनी एक थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी होती है, और थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी इस सोर्स की नहीं होती, ये ध्यान रखिएगा, इस सोर्स की नहीं होती, वो किसकी होती है, जो भी मेटल होता है, मटेरियल होता है, उसकी होती है ये थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। उसको रिक्वायरमेंट होती है एक मिनिमम फ्रीक्वेंसी के, देखो भाई मुझे इससे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी की लाइट चाहिए तभी मैं इलेक्ट्रॉन निकालूंगा, ये उसकी रिक्वायरमेंट होती है उस मेटल की, ठीक है। तो there is always a threshold frequency for that given material। उस फ्रीक्वेंसी से ज़्यादा की लाइट आए, भले ही कितने डिम हो, वो इलेक्ट्रॉन निकाल देगा। अगर उस फ्रीक्वेंसी से, न्यू नॉट फ्रीक्वेंसी से कम की, अगर कम फ्रीक्वेंसी वाली लाइट आए, भले ही कितनी ब्राइट हो, वो इलेक्ट्रॉन नहीं निकालेगा, ठीक है। ये थे ऑब्जर्वेशन। आगे जो अगला ऑब्जर्वेशन है वो क्या है उसको देखते हैं। तो देखिए, पढ़िए, इसको समझिए क्या कहना चाह रहे हैं। तो जैसे इस पे दिया हुआ है, फॉर अ गिवन फोटोसेंसिटिव मटेरियल ऑफ न्यू नॉट, न्यू नॉट क्या हो गई, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी की बात कर रहा है, ठीक है। तो अब ये जो सेंटेंस है उसको भी समझिएगा, देखिए क्वेश्चन पे जो क्वेश्चंस आते हैं वो भी ऐसे ही आते हैं, फॉर अ गिवन फोटोसेंसिटिव मटेरियल एंड फॉर गिवन इंटेंसिटी ऑफ लाइट। वो गिवन का मतलब वो चीजें फिक्स है थ्रू आउट द एक्सपेरिमेंट या थ्रू आउट द जो हम लोग क्वेश्चन कर रहे हैं उस पर। तो इन चीजों को ध्यान दीजिएगा। तो यहां पर क्या दिया, फॉर अ गिवन फोटोसेंसिटिव मटेरियल, जिसकी जो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी वो कितनी है, न्यू नॉट है। उस केस के लिए जो स्टॉपिंग पोटेंशियल होता है, और स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या होता है, वो जो हम लोग बैटरी से अपोजिट डायरेक्शन में पोटेंशियल लगाते हैं ताकि एक भी इलेक्ट्रॉन ना निकल पाए, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट के। तो अब यहां पे क्या क्या चीजें हैं, फॉर अ गिवन फोटोसेंसिटिव मटेरियल, तो एक मेटल प्लेट हो गई जिसके ऊपर डिफरेंट लाइट सोर्स फॉल हो रहे हैं, ठीक है। तो लेट अस सपोज जो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी वो क्या है, ब्लू कलर की है। तो ये ब्लू कलर वाली ऐसे जब फॉल होगी तो यहां से एक इलेक्ट्रॉन ऐसे इजेक्ट हो जाएगा। तो इस जगह पर, इसके लिए जब ब्लू कलर की लाइट डाल रहे हैं, तो इस पूरे सेटअप के लिए जहां पर ऐसा हम लोग लगा रहे थे बैटरी स्टॉपिंग पोटेंशियल ऐसे करके, उस केस के लिए लेट अस सपोज जो स्टॉपिंग पोटेंशियल था वो था वी नॉट। कितना था, वी नॉट। तो अगर हम लोग अल्ट्रा वायलेट लगा देंगे, क्या लगा देंगे, अल्ट्रा वायलेट लगा देंगे, तो अल्ट्रा वायलेट की फ्रीक्वेंसी क्या है, इस वाली फ्रीक्वेंसी से, इस थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ज्यादा है। तो उस केस में अब जो हम लोग को स्टॉपिंग पोटेंशियल लगाना पड़ रहा था, वो भी क्या हो रहा था, ज्यादा हो रहा है। वो भी क्या हो रहा है, ज्यादा हो रहा है। मतलब कि अब जो ब्लू कलर वाले के कंपैरिजन में जो स्टॉपिंग पोटेंशियल होगा वो ज्यादा हो जाएगा, ठीक है। देखो मैं कलर के हिसाब से बता रहा हूं, बात समझ पे आई, क्लियर। यहां से तो इलेक्ट्रॉन निकलेगा ही नहीं इस वाले लाइट से, रेड कलर वाली लाइट से। किससे निकलेगा, ब्लू कलर वाली से। और ये जो ब्लू कलर वाली के लिए है फ्रीक्वेंसी, वही है क्या, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी के बराबर। वही क्या है, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी के बराबर की इतनी तो मिनिमम इसको चाहिए ही, तभी यहां से ये इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट करेगा। और जब इसकी इससे ज्यादा फ्रीक्वेंसी वाली लाइट इंसिडेंट कराई, लेट अस सपोज अल्ट्रा वायलेट, उस केस में जो स्टॉपिंग पोटेंशियल हो रहा है वो भी बढ़ रहा है। वो भी क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। यही ये ग्राफ जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है कि ये मेटल ए है। तो मेटल ए के लिए अपनी कुछ एक थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी होगी जिसको हम लोग ने न्यू नॉट नाम दिया। और जो दूसरा मेटल है, जैसे ही मेटल बदला, मैंने कहा ना जो मेटल है या मटेरियल है, फोटोसेंसिटिव मटेरियल है, उसकी प्रॉपर्टी होती है वो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। तो डिफरेंट मटेरियल की थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी भी क्या होगी, डिफरेंट होगी। तो मेटल ए के लिए जो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है वो कौन सी फ्रीक्वेंसी होती है, वो फ्रीक्वेंसी जहां से जो हम लोग का स्टॉपिंग पोटेंशियल होता है वो एकदम हम लोग का जीरो होता है, ठीक है। ये ऑब्जर्वेशंस थे। अभी इनको देखिए, अभी ये चीजें समझिए थोड़ा सा, फिर इस पूरी चीज को एक छोटी सी इक्वेशन से एक्सप्लेन किया जा सकता है जिसको कहते हैं आइंस्टीन्स फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन।
ठीक है, तो ये सारे ऑब्जर्वेशन थे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को जब सिस्टमेटिकली ऑब्जर्व किया गया। और फिर आइंस्टीन ने क्या किया था, अपनी फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन दी थी जिसमें कि ये सारी जो चीज़ें हैं वो एक्सप्लेन हो पा रही थी, क्योंकि ये सारे अभी ऑब्जर्वेशन तो हर एक्सपेरिमेंट के ये ऑब्जर्वेशन है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में ही चल रहे हैं, बट ये एक अलग ऑब्जर्वेशन है जहाँ पे इन चीज़ों को लेकर फिर ये वेरी कराकर देखा गया, स्टॉपिंग पोटेंशियल और न्यू। तो जैसे जैसे लाइट सोर्स की फ्रीक्वेंसी बढ़ रही थी वैसे वैसे स्टॉपिंग पोटेंशियल भी हम लोग का बढ़ता जा रहा था फॉर अ गिवन फोटोसेंसिटिव मटेरियल। तो अगर पहले मेटल ए की बात करें तो अगर ये है थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, तो इसके बाद जैसे जैसे हम लोग न्यू बढ़ाते जाएंगे वैसे वैसे क्या होगा, वैसे वैसे हम लोग का यहाँ पर जो स्टॉपिंग पोटेंशियल है वो भी इंक्रीज होता जाएगा। ठीक है, बात समझ पे आई? एक तो ये है, दूसरा क्या है कि अगर यहाँ पर मैं मेटल बी की बात करूं तो उसका जो स्टॉपिंग पोटेंशियल है वही चेंज हो जाएगा, उसका जो स्टॉपिंग पोटेंशियल है वही चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो हो सकता है उसके लिए जो स्टॉपिंग पोटेंशियल हो, अगर दूसरा मटेरियल इसकी जगह पर ले लिया जाए, इसकी जगह पर दूसरा मटेरियल ले जाए, तो हो सकता है अगर मेटल बी की यहाँ पर बात करें तो वो क्या हो, एक ऐसा मटेरियल हो जो कि उसका स्टॉपिंग पोटेंशियल या फिर कह लीजिए कि थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी की अगर एक बात करें, वो जो है वो अल्ट्रावायलेट की फ्रीक्वेंसी के बराबर है। यानी कि जब अल्ट्रावायलेट लाइट डाली जा रही है तब जाकर यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकलने की कोशिश कर रहे हैं, उसके पहले कोई भी, मतलब ब्लू कलर की लाइट जब इस पर डाली जाएगी तो वो कोई भी इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट नहीं करेगा। और जब इस अल्ट्रावायलेट वाली लाइट से ज़्यादा की लाइट डाली जाएगी, ज़्यादा का रेडिएशन डाला जाएगा, तभी यहाँ से वो इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट करेगा। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें क्या हैं उसको अभी हम लोग समराइज करेंगे वही फोटो इलेक्ट्रिक जो आइंस्टीन की इक्वेशन है उसकी हेल्प से। तो ये थे ऑब्जर्वेशन। एक और ऑब्जर्वेशन है इसी में, जैसे कि फॉर अ गिवन फोटोसेंसिटिव मटेरियल ऑफ थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी न्यू नॉट, ठीक है, फॉर ऑफ थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी न्यू नॉट, तो उसके लिए क्या है कि जो वी नॉट है, वी नॉट इज इंडिपेंडेंट ऑफ इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन। मतलब कि एक हम लोग ने क्या किया, फोटोसेंसिटिव मटेरियल लिया जिसका जो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है वो कितना है, न्यू नॉट है। ठीक है, उस केस में अगर हम लोग यहाँ पर क्या करते जाएं, जो हम लोग का इंसिडेंट रेडिएशन है उसका जो इंटेंसिटी है वो सेम रखें, वो क्या रखें, सेम रखें, तो यहाँ पर जो यहाँ पर स्टॉपिंग पोटेंशियल है वो चेंज होता जाएगा जैसे जैसे ही हम लोग जो इंसिडेंट रेडिएशन है अगर उसका जो फ्रीक्वेंसी है वो चेंज करते जाएं। तो ये ν3 ग्रेटर देन ν2 और ग्रेटर देन ν1 लिखा हुआ है। ठीक है, तो ये वाला पॉइंट और जो पिछला पॉइंट था वो कंबाइन होकर ये जो दो ग्राफ है वो एक साथ हम लोग स्टडी करते हैं। तो अभी यहाँ पर क्या है कि समझने वाली बात जो मैंने पिछले स्लाइड में बताई है वही है कि जैसे जैसे एक गिवन फोटोसेंसिटिव मटेरियल के लिए जैसे जैसे ये उसके ऊपर पड़ने वाली फ्रीक्वेंसी बढ़ती जाएगी और उस केस में जो इंटेंसिटी है वो हम लोग सेम रख रहे हैं, तो जो स्टॉपिंग पोटेंशियल है वो भी बढ़ता जाएगा। ν1 अगर सबसे छोटा है तो उसके लिए स्टॉपिंग पोटेंशियल ये होगा, और यहाँ पर अगर जो सेकंड फ्रीक्वेंसी है वो पहले वाली से ज़्यादा है तो स्टॉपिंग पोटेंशियल उसके लिए ये होगा, इसके लिए ये होगा। बट क्योंकि तीनों जो लाइट सोर्स हैं उनकी जो इंटेंसिटी हम लोग ले रहे हैं वो सेम है, इंटेंसिटी क्या ले रहे हैं, सेम रख रहे हैं, तो जो फोटो करंट है तीनों के लिए सेम निकल कर आता है, जो फोटो करंट निकल कर आता है वो तीनों के लिए सेम निकल कर आता है। यानी कि वही पहला वाला जो हम लोग का ऑब्जर्वेशन था कि इंटेंसिटी डिपेंड कर रही है किस पे, वो डिपेंड कर रही है मतलब इंटेंसिटी पे डिपेंड कर रहा है करंट, जो करंट है वो डिपेंड कर रहा है इंटेंसिटी में। इस तरीके से ये चीज़ें हैं। तो ये 5 ऑब्जर्वेशन यही जो थे हम लोग के। अब ये ऑब्जर्वेशन तो थे हम लोग के फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का जब हम लोग सिस्टमैटिक स्टडी कर रहे थे, वो इनको एक्सप्लेन करने की कोशिश की जा रही थी, इनको एक्सप्लेन करने की कोशिश की जा रही थी किससे, वेव थ्योरी ऑफ लाइट। ठीक है, तो वेव थ्योरी ऑफ लाइट क्या है, जहां पर हम लोग लाइट को एक वेव मानते हैं और ये मानते हैं कि जो इंटेंसिटी होती है वो बढ़ती जाती है जैसे जैसे एम्पलीट्यूड बढ़ता है। ठीक है,
वेव पिक्चर के अकॉर्डिंग जैसे जैसे हम लोग इंटेंसिटी हम लोग को अगर बढ़ानी है तो वैसे वैसे लाइट का एम्पलीट्यूड बढ़ता जाना चाहिए। ठीक है, ये चीज़ होता है। एक और ऑब्जर्वेशन था इंस्टेंटेनियस प्रोसेस, कि जैसे ही हम लोग लाइट डालते हैं एक सुटेबल फ्रीक्वेंसी से ज़्यादा, मतलब कि थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ज़्यादा की लाइट डालते हैं, भले ही वो बिल्कुल डिम हो, तो वो तुरंत इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होते हैं, वो कोई भी टाइम नहीं लेता है। ठीक है, तो इंस्टेंटेनियस प्रोसेस होता है। ये जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है वो इंस्टेंटेनियस प्रोसेस है। कब? कि किसी गिवन मटेरियल के ऊपर अगर हम लोग उसकी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ज़्यादा की लाइट अगर डालते हैं तो इलेक्ट्रॉन तुरंत निकलता है, उसको कोई भी टाइम नहीं लगता। ठीक है, तो नो टाइम लैग होता है। बात समझ पे आई? ये एक और ऑब्जर्वेशन था। तो अब आगे बढ़ते हैं कि ये सारे जो ऑब्जर्वेशंस थे उनको हम लोग का जो वेव थ्योरी ऑफ लाइट थी वो एक्सप्लेन नहीं कर पा रही थी। ठीक है, वेव थ्योरी ऑफ लाइट एक्सप्लेन नहीं कर पा रही थी। तो आखिर ऐसा हो क्यों रहा था? तो देखिए, जो भी ऑब्जर्वेशन थे, ऑब्जर्वेशन ये थे कि मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी जो फोटो इलेक्ट्रॉन्स की थी वो इंडिपेंडेंट थी इंटेंसिटी ऑफ लाइट के, जबकि वेव थ्योरी के अकॉर्डिंग ये था कि जैसे जैसे हम लोग लाइट की इंटेंसिटी बढ़ाते वैसे वैसे जो एनर्जी सप्लाई हो रही थी इलेक्ट्रॉन्स को वो भी बढ़ती जाती, और कुछ समय बाद जो इलेक्ट्रॉन्स थे एक इतनी एनर्जी गेन कर लेते कि वो वर्क फंक्शन को ओवरकम कर जाते और फिर इलेक्ट्रॉन को निकल जाना चाहिए। बट ऐसा नहीं हो रहा था। ठीक है, यानी कि वेव थ्योरी ये थी कि अगर हम लोग की ऐसी मेटल की सरफेस है और इसके ऊपर लाइट फॉल हो रही है, मान लीजिए कि एक ऐसा वेव फ्रंट फॉल हो रहा है, तो वेव फ्रंट ऐसे आएगा, तो ये वेव फ्रंट जहां जहां पर भी जाएगा पूरे वेव फ्रंट की जो एनर्जी है वो वहां पर हर एक इलेक्ट्रॉन पे डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी, और धीरे धीरे करते करते जैसे जैसे हम लोग इंटेंसिटी बढ़ाते जाएंगे तो कुछ समय बाद ये क्या करेगा, यहाँ पर मौजूद इलेक्ट्रॉन वो एक सफिशिएंट एनर्जी यानी कि वर्क फंक्शन से ज़्यादा एनर्जी को गेन कर लेगा और वो इस मेटल सरफेस को लीव कर देगा। बट ऐसा नहीं हो रहा था, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में ऐसा नहीं हो रहा था। तो ये इस पहले पॉइंट को वो एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे थी। कौन? वेव थ्योरी ऑफ लाइट। दूसरा क्या था? मिनिमम फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट दैट इज रिक्वायर्ड टू कॉज द फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ये दूसरा पॉइंट था जिसको कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में हम लोग ऑब्जर्व कर रहे थे और वेव थ्योरी से एक्सप्लेन नहीं हो रहा था। मिनिमम फ्रीक्वेंसी यानी कि थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी की रिक्वायरमेंट, कि हम लोग को एक सर्टेन अमाउंट की फ्रीक्वेंसी वाली लाइट चाहिए होती है। अगर इस फ्रीक्वेंसी से कम वाली अगर हम लोग फ्रीक्वेंसीज लें या लाइट लें तो वहाँ से कोई भी इलेक्ट्रॉन एमिट नहीं होता है उस मेटल से, जबकि वेव थ्योरी के अकॉर्डिंग ऐसा नहीं होना चाहिए, उसको निकल जाना चाहिए। कैसे? सिंपल सी वही चीज़ कि वेव थ्योरी के अकॉर्डिंग जो भी इंटेंसिटी होती है या एनर्जी होती है वो सब की सब होती है। कैसे? ये प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड, यानी कि अगर हम लोग लाइट लें किसी भी फ्रीक्वेंसी की, ठीक है, किसी भी फ्रीक्वेंसी की अगर हम लोग लाइट लें तो होगा क्या कि वो जो इलेक्ट्रॉन मौजूद है उसको भले ही बहुत ज़्यादा टाइम लगे बट वो सफिशिएंट एनर्जी गेन कर लेगा और मेटल की सरफेस को लीव करके चला जाएगा, भले ही फ्रीक्वेंसी कैसे हो, क्योंकि वो जो पूरी पूरी एनर्जी है वो किस पे डिपेंड करती है? हम लोग की इंटेंसिटी जो लाइट होती है वही उसी की एनर्जी को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, बट ऐसा तो हो नहीं रहा था फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के लिए हम लोग को एक सर्टेन चाहिए होती थी फ्रीक्वेंसी, भले ही इंटेंसिटी बिल्कुल कम हो, बट अगर एक सर्टेन फ्रीक्वेंसी से ज़्यादा की फ्रीक्वेंसी को रीच कर गया तो वैसे ही इलेक्ट्रॉन इमिट हो जाता था। इस इंटेंसिटी पे वो चीज़ डिपेंड ही नहीं करती थी कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होगा या नहीं होगा, वो इंटेंसिटी पे डिपेंड नहीं करता। ठीक है, अगर लाइट का सोर्स है थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ज़्यादा का तो इंटेंसिटी चाहे जो भी हो वो हमेशा जो इलेक्ट्रॉन है वो इजेक्ट होगा, यानी कि थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से अगर ज़्यादा का लाइट है तो वो इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट करेगा, उसकी इंटेंसिटी चाहे जो भी हो। बट वेव थ्योरी के अकॉर्डिंग ऐसा नहीं था। तो ये जो दूसरा पॉइंट था इसको भी एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे थे। तीसरा था
इंस्टेंटेनियसली निकलना। ठीक है, जो फोटोन था, सॉरी फोटोन अभी यूज नहीं करना मुझे शब्द, जो हम लोग का लाइट था। ठीक है, लाइट जब फॉल कर रही थी मेटल के ऊपर तो वो क्या कर रही थी, इंस्टेंटेनियसली इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट कर दे रही थी, अगर वो जो लाइट थी वो न्यू ग्रेटर देन न्यू नॉट थी। अगर न्यू ग्रेटर देन न्यू नॉट थी तो जैसे ही वो मेटल के ऊपर लाइट फॉल हो रही थी वैसे ही वहां से जो इलेक्ट्रॉन थे वो इजेक्ट हो जा रहे थे, उसको टाइम ही नहीं लग रहा था, लाइट पड़ी निकल गए। जबकि वेव थ्योरी के अकॉर्डिंग उसको टाइम लगना चाहिए सफिशिएंट अमाउंट ऑफ एनर्जी को गेन करने के लिए, वर्क फंक्शन से ज़्यादा एनर्जी गेन करने के लिए। क्योंकि होता क्या है कि जब यहाँ से जब लाइट फॉल होती है, एक वेव फ्रंट फॉल होता है, वो वेव फ्रंट एक बहुत बड़े एरिया में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। ठीक है, लेट अस सपोज ऐसी सरफेस है और इस पे एक जाके वेव फ्रंट ऐसे फॉल हो रहा है, तो ये वेव फ्रंट एक बहुत बड़े एरिया में फैल जाता है। तो एक छोटे से एरिया में मौजूद इलेक्ट्रॉन को बहुत कम एनर्जी मिलती है। उस हिसाब से जो एनर्जी है, यानी कि वर्क फंक्शन है, मिनिमम रिक्वायर्ड एनर्जी जो है उस इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए, वर्क फंक्शन यानी कि उससे ज़्यादा एनर्जी अगर इलेक्ट्रॉन को मिलेगी तो उसके लिए कुछ टाइम लगेगा, अकॉर्डिंग टू ये मैं वेव पिक्चर बता रहा हूं। जबकि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में ऐसा नहीं होता। इस वजह से ये 3 जो पॉइंट्स निकल कर आ रहे थे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के, वो वेव थ्योरी ऑफ लाइट से एक्सप्लेन नहीं हो पा रहे थे। समझे? यहां पर क्या होगा, जो वेल इस्टेब्लिश्ड वेव थ्योरी ऑफ लाइट थी, जो कि इस्टेब्लिश्ड हुई थी मैक्सवेल्स इक्वेशन, और जो बाकी हम लोग के चीज़ें थी जैसे कि इंटरफ्रेंस वगैरह एक्सप्लेन हो रहा था वेव थ्योरी ऑफ लाइट से, डिफ्रैक्शन हो रहा था, ये सब एक्सप्लेन हो रहा था। तो उन सभी से, वो सब होने के बावजूद जो ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट था वो वेव थ्योरी ऑफ लाइट से एक्सप्लेन नहीं हो पा रहा था। इसके लिए क्या हुआ कि बहुत लोगों ने क्या किया, उसको एक्सप्लेन करने की कोशिश कर दी, एक थ्योरेटिकल मॉडल देने की कोशिश करी, या कह लीजिए कि थ्योरी देने की कोशिश करी, बट वो एक्सप्लेन नहीं कर पाए। फिर 1905 में आइंस्टीन ने ये जो सारे ऑब्जर्वेशंस थे, पहले के जो एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशंस थे, उनको एक्सप्लेन करते हुए उन्होंने दिया फोटोन पिक्चर ऑफ लाइट, और ये भी बताया कि हम लोग ये मान सकते हैं कि किस तरीके से जो लाइट है वो मैटर के साथ इंटरेक्ट करती है। मैटर यानी कि जैसे मेटल है या कोई दूसरी चीज़ है, वो कैसे इंटरेक्ट करती है। और इसको जो उन्होंने लिया था, ठीक है, वो लिया था जो प्लैंक्स की एक्सप्लेनेशन था ब्लैक बॉडी रेडिएशन के लिए, जहाँ पर वो ये मान रहे थे कि जो लाइट है वो मैटर के साथ एक पार्टिकल के नेचर की तरह इंटरेक्ट करती है, यानी कि एनर्जी हम लोग की कंटिन्यूसली नहीं एब्जॉर्ब होती है मेटल्स वगैरह में, वो पैकेट के फॉर्म में होती है। यानी कि अगर ये लाइट इस तरीके से आ रही है तो एक ऐसे पैकेट के फॉर्म में आएगी, और ये पैकेट के पैकेट पूरा का पूरा एब्जॉर्ब हो जाएगा। ऐसा नहीं होगा कि कंटिन्यूसली चली आ रही है, ठीक है, लगातार पानी जैसे कहीं से गिर रहा हो, ऐसा नहीं, बूंद बूंद करके गिर रहा हो। ये चीज़ था, लगातार पानी नहीं गिर रहा, क्या गिर रहा है, बूंद बूंद करके पानी गिरता है। कब? जब लाइट मैटर के साथ इंटरेक्ट करती है। तो इस तरीके से आइंस्टीन ने एक बिल्कुल नए तरीके से चीज़ों को सोचा, लाइट को सोचा कि वो कैसा हो सकता है, और फिर उससे जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट था उसको एक्सप्लेन किया। एक बात ध्यान दीजिएगा, आइंस्टीन ने कभी भी कोई एक्सपेरिमेंट नहीं किया। उनके जो भी एक्सपेरिमेंट चलते थे वो सारे थॉट एक्सपेरिमेंट्स थे, मतलब कि वो सिर्फ सोचते थे, और वो ये सोचते थे कि बाकी जो एक्सपेरिमेंट हुए, उनके जो रिजल्ट्स आए या चीज़ें हो रही हैं वो कैसे हो रही हैं। ठीक है, वो एक प्योरली थ्योरेटिकल फिजिसिस्ट थे, उन्होंने कोई भी एक्सपेरिमेंट नहीं किए। और जो ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की जो इक्वेशन है उस पर भी उनका जो कंट्रीब्यूशन था वो था उसको, जितने भी ऑब्जर्वेशन थे उसको एक थ्योरी प्रोवाइड करना कि ये कैसे हो रहा होगा। तो अब बात आती है फोटोन पिक्चर ऑफ लाइट हम लोग की, जो एक नए तरीके से। तो पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट क्या है हम लोग का? फोटोन। और फोटोन पे क्या आ जाएगा कि जो फोटोन है यानी कि जो लाइट है वो हम लोग का कैसा है, एक पार्टिकल लाइक नेचर है, और उस पार्टिकल को हम लोग ने कहा फोटोन। क्या कहा? फोटोन। ठीक है, तो
ये फोटोन एक दिन में बैठ के नहीं कह दिया गया, उसके लिए भी कई दशक लगे। तो वो सब कैसे लगे, अगर वो सब आपको जानना है तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, उसके लिए मैं अलग से वीडियो कर दूंगा, क्योंकि अभी मैं वो चीज़ कवर नहीं करने वाला, क्योंकि उसके लिए क्या है, हम लोग के पास टाइम नहीं है। ठीक है, तो इस चीज़ पे तो मैं नहीं बताने वाला, जहाँ पर हम लोग का एक क्रैश कोर्स चल रहा है। तो अब क्या है यहाँ पर कि रेडिएशन एग्जिबिट पार्टिकल लाइक बिहेवियर इन इंट्रैक्शन विद मैटर। तो जब भी लाइट जो होती है वो इंटरेक्ट करती है मैटर के साथ, वो बिहेव करती है, एक पार्टिकल लाइक बिहेवियर शो करती है। ठीक है, तो हम लोग ने वो जो पार्टिकल लाइक बिहेवियर था रेडिएशन का, उसको क्या कहा कि वो जो पार्टिकल है लाइट के, उसको बोल दिया फोटोन। क्या बोल दिया? फोटोन। तो फोटोन समझ गए, फोटोन क्या है? फोटोन है एक पार्टिकल जिसकी हम लोग की कुछ एनर्जी होती है, कुछ मोमेंटम होता है। ये सब अभी हम लोग देखेंगे करके कि फोटोन में क्या क्या चीज़ें होती हैं। तो ईच फोटोन हैज स्पेसिफिक एनर्जी एंड मोमेंटम। जो फोटोन होता है, ठीक है, अब हम लोग क्या मान रहे हैं? लाइट मान रहे हैं कि बनी हुई है पार्टिकल से। तो ईच फोटोन हैज स्पेसिफिक एनर्जी एंड मोमेंटम। और जो फोटोन की एनर्जी होती है वो कितनी होती है? E इज इक्वल टू एच न्यू, जहां पर न्यू क्या है? न्यू है फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट, वेयर न्यू इज फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट, और एच है प्लैंक्स कांस्टेंट, एच इज प्लैंक्स कांस्टेंट और न्यू है फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट। ठीक, फिर इसी पार्टिकल का, क्योंकि अगर ये पार्टिकल है तो इसका कुछ मोमेंटम होगा, तो उसको हम लोग कैलकुलेट करते हैं P इज इक्वल टू एच न्यू बाई सी इक्वल टू एच बाई लेमडा। और ये चीज़ कहाँ से निकल कर आई, ये इन्होंने कैसे दिया? ये एक्चुअली उनकी जो स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी थी। एक्चुअली स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी का नाम भी शुरुआत में स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी नहीं था। ठीक है, तो उसी ईयर्स में 1905 पे ही उन्होंने 2 पेपर पब्लिश किए थे, जिसमें कि एक में उन्होंने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को एक्सप्लेन किया था और दूसरा था ऑन द इलेक्ट्रोडायनेमिक्स ऑफ मूविंग ऑब्जेक्ट, जिसको बाद में चलकर हम लोग स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी कह देते हैं। तो वहाँ से ये चीज़ें निकल कर आई कुछ, ये वाला पार्ट। तो ये हो गया क्या? P इज इक्वल टू एच न्यू बाई सी इज इक्वल टू एच बाई लेमडा। ये हो गया उस लाइट का मोमेंटम। ठीक है, वो हो गया उस लाइट के पार्टिकल का मोमेंटम, ये वाला P इज इक्वल टू एच न्यू बाई सी। और न्यू क्या हो गया? फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट। सी हो गया स्पीड ऑफ लाइट, और ये कहाँ पर स्पीड ऑफ लाइट है? इन वैक्यूम। और ये निकल कर आ गया एच बाई लेमडा, जो कि किसके बराबर है? उस फोटोन के मोमेंटम के। तो यहां से क्या क्या ध्यान देने वाली बात है? एक तो ये, और दूसरा ये फॉर्मूला जिसको मैंने ऐसे ब्रैकेट में क्लोज किया है। फिर और क्या क्या होता है फोटोन में? कि फोटॉन्स ऑफ द सेम फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ हैव सेम एनर्जी एंड मोमेंटम। यानी कि अगर मैं 2 फोटोन की बात करूं, 2 फोटोन हैं अगर हम लोग के ऐसे, और इनकी फ्रीक्वेंसी जो है वो सेम है, या फिर कह लीजिए कि लेमडा सेम है, तो इनके जो एनर्जी होगी, ठीक है, इनकी जो एनर्जी होगी वो भी कैसी होगी? इक्वल होगी, दोनों की एनर्जी इक्वल होगी, और इसका जो मोमेंटम होगा वो भी दोनों का मोमेंटम सेम होगा। ये हमें ध्यान रखना है। ठीक है, समझिएगा इस बात को। आगे जो फोटॉन्स होते हैं वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होते हैं। इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होने का मतलब, जैसे कि इलेक्ट्रॉन है वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल नहीं है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन इज नॉट एन इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल पार्टिकल। इलेक्ट्रॉन में एक चार्ज होता है, नेगेटिव चार्ज, और जब इस नेगेटिव चार्ज को हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड अगर इसके ऊपर अप्लाई कर दें इस तरीके से, तो इसमें एक फोर्स एक्ट होगा जिसका डायरेक्शन होगा इस तरफ। और अगर ये इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है, लेट अस सपोज, ठीक है, किसी v वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा है, और इस पे हम लोग एक्ट करें मैग्नेटिक फील्ड, तो v क्रॉस b, इस फॉर्मूले से हम लोग का इस इलेक्ट्रॉन में फोर्स लगेगा। तो जो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल पार्टिकल नहीं होते हैं, वो उनमें अगर इलेक्ट्रिक फील्ड या मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करी जाती है तो उस पे लगता है फोर्स, उस पार्टिकल पे। तो जब हम लोग फोटॉन्स पे इलेक्ट्रिक फील्ड या मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करते हैं तो उस फोटॉन में किसी भी तरीके का फोर्स नहीं एक्ट होता, यानी कि वो फोटॉन्स जो होते हैं वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होते हैं। तो अभी तक मैंने फोटॉन से रिलेटेड 4 पॉइंट बता दिए जो कि आपको याद रखना है, क्योंकि इन्हीं फोटॉन्स का यूज करके हम लोग फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जो था उसको एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, और क्या है कि जो टोटल एनर्जी एंड टोटल मोमेंटम होता है वो कंजर्व होता है जब भी लाइट मैटर का इंट्रैक्शन होता है। ठीक है,
और जो लाइट और मैटर का इंट्रैक्शन है उसमें, क्योंकि एक फोटोन को एक पार्टिकल मान लिया और जो इलेक्ट्रॉन है जो कि मौजूद है किसके अंदर, मेटल के अंदर, वो भी एक इलेक्ट्रॉन एक पार्टिकल है। तो पार्टिकल पार्टिकल में होता है कैसा, कोलिजन होता है, ठीक है। तो उस केस में जो टोटल एनर्जी होती है और टोटल मोमेंटम होता है पार्टिकल्स का, वो अनचेंज्ड रहता है। मतलब कि फोटोन और इलेक्ट्रॉन का जो मोमेंटम और एनर्जी है वो कोलिजन के पहले और बाद में सेम रहती है। बट ये ज़रूरी नहीं है कि नंबर ऑफ फोटॉन्स जो हों वो कंजर्व रहें कोलिजन पे। यानी कि ये फोटोन आकर हो सकता है कि किसी केस में ये जाके पूरी तरीके से एब्जॉर्ब हो जाए और या फिर वो एक नए फोटोन को जन्म दे दे। ऐसा भी पॉसिबल है फोटोन के साथ, ठीक है। तो ये कुछ बातें हैं जिनको आपको ध्यान रखना है फोटोन से रिलेटेड। तब जाकर ये फोटोन पिक्चर जो है, फोटोन पिक्चर ऑफ लाइट, जब आपके दिमाग में ये होगा तब जाकर आपको अच्छी तरीके से जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है वो समझ पर आएगा। क्योंकि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट प्योरली एक्सप्लेन किया गया है फोटोन पिक्चर ऑफ लाइट से, जहां पर उसको आइंस्टीन के द्वारा बोला गया था क्वांटा ऑफ लाइट। क्वांटा मतलब एक ऐसा एनर्जी पैकेट, तो फोटोन भी क्या है, एक एनर्जी पैकेट की तरह है। तो अब बात आती है आइंस्टीन्स फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन की। तो ये जो इक्वेशन दी है इसको कहते हैं आइंस्टीन्स फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन, ठीक है। तो अब इस फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन से कैसे उन्होंने वो जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट था उसको एक्सप्लेन किया, आइए समझते हैं। तो देखिए, अगर हम लोग के पास क्या है, एक मेटल है और उसमें हम लोग के पास एक बाउंड इलेक्ट्रॉन है, और उस बाउंड इलेक्ट्रॉन में क्या हो रहा है, एक फोटोन आके इंसिडेंट कर रहा है और उस फोटोन की जो एनर्जी है वो कितनी है, एच न्यू है। कितनी है, एच न्यू है, ठीक है। यहाँ से सोर्स है, जो सोर्स है उसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो न्यू है। तो उस सोर्स की अगर फ्रीक्वेंसी न्यू है और ये जो एनर्जी है उसकी एच न्यू हम लोग की है, इस फोटोन की एनर्जी जो आ रहा है, और वो आके इससे टकराया, तो होगा क्या, ये फोटोन इससे टकराएगा और इस इलेक्ट्रॉन को यहां से इजेक्ट कर देगा विद काइनेटिक एनर्जी दिस, ठीक है, विद काइनेटिक एनर्जी दिस हाफ mv², ठीक है, हो गया। तो ये इक्वेशन कैसे आई, तो ये सिंपल कुछ ऐसा है कि एक पत्थर है जो कि यहां पर ग्लूड है, क्या है, इस सरफेस पे ग्लूड है, चिपका हुआ है, ठीक है। और इसको इस जगह से निकालने के लिए लेट सपोज 5 जूल एनर्जी की रिक्वायरमेंट है। क्या है, 5 जूल एनर्जी की रिक्वायरमेंट है, ठीक है। तो अगर यहां पर कोई पार्टिकल आए, क्या है, कोई दूसरा पार्टिकल आए जिसके पास जो एनर्जी है वो 6 जूल की होगी, तो जब ये आके इससे टकराएगा, तो होगा क्या, इस पार्टिकल की 5 जूल एनर्जी जो होगी इस पे ये जो चिपका हुआ था उसको छुड़ाने में लगा देगा, और फिर बची हुई एनर्जी के साथ ये जो पार्टिकल होगा वो आगे मूव कर जाएगा। क्यों, क्योंकि इस केस में हुआ क्या कि अगर इसको फोटोन मान ले और इसको इलेक्ट्रॉन मान ले, और ये जो 5 जूल था ये इसका वर्क फंक्शन हो गया, क्या हो गया, वर्क फंक्शन, द मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू इजेक्ट द इलेक्ट्रॉन। तो और ये जो एनर्जी हो गई वो एच न्यू हो गई, ठीक है। तो इस एनर्जी के साथ जब फोटोन आ रहा था और इस इलेक्ट्रॉन से टकराया जिसका वर्क फंक्शन था 5 जूल, तो यहां से अब जो इलेक्ट्रॉन निकलेगा उसकी एनर्जी कितनी हो जाएगी, कितनी एनर्जी के साथ निकलेगा, 1 जूल एनर्जी के साथ निकलेगा। और क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है तो ये 1 जूल एनर्जी इसकी क्या कहलाएगी, काइनेटिक एनर्जी कहलाएगी। यानी कि अगर मैं काइनेटिक एनर्जी और जो ये वर्क फंक्शन है उसको ऐड कर दूं तो वो किसके बराबर हो जाएगा, फोटोन की एनर्जी के बराबर। तो जब k को मैं ऐड कर दूंगा फाई के साथ, फाई नॉट के साथ, तो वो बराबर हो जाएगा उसके जो भी पार्टिकल आया था, फोटोन आया था, उसकी एनर्जी के बराबर। तो यहीं से ये चीज निकल कर आ गई कि k max इज इक्वल टू एच न्यू माइनस फाई नॉट। और यहां पर k max लेने का मतलब ये है कि देखिए वर्क फंक्शन क्या होता है, वर्क फंक्शन होता है मिनिमम रिक्वायर्ड एनर्जी, जो एक यहां पर मेटल जो के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उन पे जो मिनिमम रिक्वायर्ड एनर्जी होती है। अब
इससे ज़्यादा एनर्जी के साथ बंधे हुए इलेक्ट्रॉन भी हो सकते हैं। ठीक है, इससे ज़्यादा एनर्जी के साथ बंधे हुए इलेक्ट्रॉन भी हो सकते हैं। ये ध्यान दीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि एक कोई ऐसा इलेक्ट्रॉन जो कि इससे ज़्यादा एनर्जी के साथ बंधा होगा। ठीक है, तो वो अगर कोई ज़्यादा सुपर ग्लू, जैसे कि यहाँ पे मान लें कि ये फेविकोल से जुड़ा हो और फिर वो किसी सुपर ग्लू से जुड़ा हो जो अंदर है दूसरा, तो उस केस में अगर ये जो सुपर ग्लू से जुड़ा हुआ है उसका जो वर्क फंक्शन है वो और ज़्यादा होगा। वर्क फंक्शन नहीं कहेंगे फिर उसको, ये ध्यान दीजिएगा, वर्क फंक्शन उस मेटल का होता है। तो उसकी जो रिक्वायर्ड एनर्जी है वो मान लीजिए 10 जूल है, और यहाँ से जो फोटोन इंसिडेंट हो रहा है इसकी मान लीजिए 5 जूल है मिनिमम, और बाकी जो इलेक्ट्रॉन्स है किसी की 6 जूल है, 7 जूल है, 8 जूल है, कुछ है, डिफरेंट इलेक्ट्रॉन्स है। ठीक है, डिफरेंट इलेक्ट्रॉन्स है, किसी की 6 जूल है, किसी की 7 जूल है, किसी की 8 जूल है, इस तरीके से। बट जो मिनिमम एनर्जी चाहिए इस पूरे मेटल में इलेक्ट्रॉन को, वो कितनी चाहिए? 5 जूल कम से कम चाहिए, जिसके बाद यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकलेगा। तो अगर 15 जूल का कोई आया, या मान लीजिए कि 14 जूल का कोई यहाँ से फोटोन आया और वो आके इंसिडेंट होगा, तो अगर वो इससे टकराएगा इस 6 जूल वाले से, ठीक है, अगर इस 6 जूल वाले से टकराएगा तो वो क्या करेगा? यहाँ पर 8 जूल एनर्जी के साथ ये निकल जाएगा। ठीक है, कितनी एनर्जी के साथ? 8 जूल एनर्जी के साथ निकल जाएगा। फिर उसके बाद ये 14 जूल वाला फोटोन अगर आके इस 10 जूल वाले के साथ टकराया तो क्या होगा? 4 जूल काइनेटिक एनर्जी के साथ ये इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा। और ये 14 जूल वाला अगर आके 7 जूल के साथ टकराया तो क्या होगा? यहाँ से 7 जूल एनर्जी का इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा। और अगर ये 14 जूल वाला ये 5 जूल से आके टकराएगा तो क्या होगा? 9 जूल एनर्जी के साथ निकल जाएगा। तो देखिए, जो फोटोन आ रहा था सेम आ रहा था, बट यहाँ पर जो मिनिमम रिक्वायर्ड एनर्जी थी यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकलने के लिए वो कितनी थी? 5 जूल। तो उस केस में हम लोग को एक मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी के साथ निकला हुआ इलेक्ट्रॉन मिला। इस वजह से यहाँ पर क्या लेते हैं? के मैक्स, और फिर यहाँ पर आ जाता है 5 नॉट, जो कि होता है मिनिमम रिक्वायर्ड एनर्जी टू इजेक्ट एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम दैट मेटल। ठीक है, बात समझ पे आई? ये चीज तो के मैक्स यहां पर क्यों आ रहा है वो समझ पे आ गया कि वो के मैक्स तब आता है जब यहां पर हम लोग 5 नॉट लेते हैं। 5 नॉट होता है इस मेटल का। तो इसी इक्वेशन को आपको ध्यान रखना है, जो भी चीजें आएंगी इसी इक्वेशन से रिलेटेड आएंगी। जो मैंने ऑब्जर्वेशन बताए थे उन सारे ऑब्जर्वेशन को इसकी हेल्प से एक्सप्लेन कर सकते हैं। जैसे कि अगर मैं इसी के मैक्स को ये कर लूं कि जो के मैक्स है वो है हम लोग का ई वी नॉट। वी नॉट क्या है? स्टॉपिंग पोटेंशियल कहते हैं हम लोग। वी नॉट क्या कहते हैं? स्टॉपिंग पोटेंशियल। तो के मैक्स की जगह पर अगर मैं स्टॉपिंग पोटेंशियल रख दूं और ई क्या हो गया? वो इलेक्ट्रॉन जो कि मूव कर रहा था। तो अब देखो, स्टॉपिंग पोटेंशियल भी माइनस मिलेंगे और इलेक्ट्रॉन भी हम लोग माइनस मिलेंगे, तो माइनस माइनस होकर प्लस हो जाता है। तो ये पूरा टर्म आ जाता है हम लोग का ये यहाँ पे इस तरीके से पॉजिटिव, और वो बन जाता है काइनेटिक एनर्जी के बराबर। तो ई वी नॉट इज इक्वल टू एच न्यू माइनस फाई नॉट। ठीक है, और अब हम लोग के पास कौन कौन सी चीज़ें थी? एक तो हम लोग को एक्सप्लेन करना है जो कि था कि जो इंटेंसिटी होती है लाइट की, वो जैसे जैसे बढ़ाते जाते हैं वैसे वैसे जो जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उनका नंबर बढ़ता जाता है, जो इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होते हैं उनका नंबर बढ़ता जाता है, और हम लोग का फोटो करंट बढ़ जाता है। सबसे पहला पॉइंट तो देखिए, अभी फोटोन पिक्चर के अकॉर्डिंग जो इंटेंसिटी ऑफ लाइट होती है वो होती है नंबर ऑफ फोटॉन्स पासिंग थ्रू एन एरिया पर सेकेंड। फिर से समझिए, इंटेंसिटी ऑफ लाइट इन फोटोन पिक्चर ऑफ जो लाइट होती है वो क्या होती है? नंबर ऑफ फोटॉन्स पासिंग थ्रू यूनिट एरिया इन 1 सेकेंड। ठीक है, नंबर ऑफ फोटॉन्स। और क्या था फोटोन पिक्चर में कि जो एक फोटोन होगा वो जाके कोलिजन करेगा इलेक्ट्रॉन के साथ और अपनी पूरी की पूरी एनर्जी उसको ट्रांसफ़र कर देगा। अगर हम लोग ये वाले इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हैं, और सारी जो इक्वेशन है वो उसी को एक्सप्लेन करने के लिए बनी है। तो जो यहाँ से निकलेगा, ठीक है, यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन निकलेगा उसकी एनर्जी क्या होगी हम लोग की, वो डिसाइड होगी कि किस फ्रिक्वेंसी का वहाँ पर आ रहा है फोटोन, ना कि कितने फोटोन आ रहे हैं। क्योंकि एक फोटोन टकराएगा एक इलेक्ट्रॉन से। ठीक है, एक फोटोन टकराएगा एक इलेक्ट्रॉन से। और यहाँ पर इसको देखिए,
एक जो फोटोन है वो टकराएगा एक इलेक्ट्रॉन से, तो यहां पर अगर मैं सेम सोर्स के लिए नंबर ऑफ फोटॉन्स बढ़ा दूं कि बहुत ढेर सारे फोटोन आ रहे हैं, या फिर इसको इस तरीके से कर दूं कि बहुत ढेर सारे फोटोन आ रहे हैं, ठीक है, तो फोटोन यहां पर जो एक होगा वो एक इलेक्ट्रॉन से टकराएगा, तो नंबर ऑफ फोटॉन्स बढ़ते जाएंगे, तो यहां से निकलने वाला जो इलेक्ट्रॉन का नंबर होगा वो भी बढ़ता जाएगा। यानी कि नंबर ऑफ फोटॉन्स बढ़े तो इंटेंसिटी बढ़ी, और इंटेंसिटी बढ़ी यानी कि नंबर ऑफ फोटॉन्स बढ़े, और फोटॉन्स बढ़े तो जो इलेक्ट्रॉन निकल रहा है उनका भी नंबर बढ़ा, यानी कि जो इंटेंसिटी है वो बढ़ गई। तो हम लोग को जो पहला पॉइंट था वो एक्सप्लेन हो गया। दूसरा क्या था कि जो इंटेंसिटी है उस पे हम लोग का स्टॉपिंग पोटेंशियल डिपेंड नहीं करता, ठीक है, जो इंटेंसिटी होती है उस पे स्टॉपिंग पोटेंशियल डिपेंड नहीं करता। तो यही चीज यहां से निकल कर आएगी, देखिए, क्योंकि स्टॉपिंग पोटेंशियल जो है वो इस इक्वेशन में है और यहां पर इंटेंसिटी का कोई टर्म नहीं है। स्टॉपिंग पोटेंशियल सीधे सीधे डिपेंड कर रहा है किस पे, न्यू पे डिपेंड कर रहा है, क्योंकि फाई नॉट तो कांस्टेंट हो गया, वो होता है मेटल का, वो कांस्टेंट है, एच है वो प्लैंक्स कांस्टेंट है, और ई जो है वो प्लैंक्स कांस्टेंट है। तो जो ये जो है ये स्टॉपिंग पोटेंशियल वो डायरेक्टली किस पे प्रोपोर्शनल है, किसके वो न्यू के प्रोपोर्शनल है। देखिए अगर हम लोग ई को क्या करें, डिवाइड कर दें फॉर न्यू ग्रेटर देन न्यू नॉट, तो उस केस में क्या होगा, जो वी नॉट निकल कर आया स्टॉपिंग पोटेंशियल, ये वाला टर्म कांस्टेंट हो गया और ये हो गया हम लोग का कांस्टेंट। तो ये एक लाइन की इक्वेशन नहीं बन गई, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, ठीक है, और यहां पर प्लस सी जो है वो कितना है, माइनस फाई नॉट बाई ई, ठीक। तो यहां पर जो स्लोप निकल कर आया वो निकल कर आ गया ये, और जो न्यू है वो क्या निकल कर आ गया, वो निकल कर आ गया एक वेरिएबल, ये x हो गया, ये y हो गया, ये m हो गया, और ये वाला टर्म जो हो गया वो हो गया c के बराबर, और ये प्लस, ठीक है। तो इस तरीके से y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, ये इक्वेशन हम लोग की फॉर्म हो रही है यहाँ पर, जो कि है एक लीनियर एक लाइन की इक्वेशन, ठीक है। तो इससे क्या निकल कर आया, जो स्टॉपिंग पोटेंशियल होता है वो किस पे डिपेंड करता है, वो डिपेंड करता है फ्रीक्वेंसी पे, ना कि वो डिपेंड करता है इंटेंसिटी ऑफ लाइट पे, ठीक है। बात क्लियर हुई। और क्योंकि ये हम लोग का पार्टिकल पार्टिकल कोलिजन है, तो जैसे ही एक पार्टिकल दूसरे पार्टिकल से टकराएगा वो अपना मोमेंटम एनर्जी तुरंत ट्रांसफर कर देगा इंस्टेंटेनियसली। तो वो जो नो टाइम लैग वाला था कंडीशन कि एक फोटोन आया और इस इलेक्ट्रॉन से टकराया और तुरंत इसने इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट कर दिया, अगर ये जो न्यू है वो ग्रेटर देन न्यू नॉट हो, अगर इस कंडीशन में हो, तो यहां से जो हम लोग का इलेक्ट्रॉन है वो तुरंत इजेक्ट हो जाता है, ठीक है, अगर न्यू ग्रेटर देन न्यू नॉट हो। तो ये चीज हम लोग का निकल कर आया, नो टाइम लैग, वो भी इससे एक्सप्लेन हो गया इस इक्वेशन से, और जो फोटोन पिक्चर ऑफ लाइट था उससे, ठीक है। दोनों साथ में लेकर चलते हैं हम लोग, फोटोन पिक्चर ऑफ लाइट बताया उन्होंने और ये इक्वेशन दी चीजों को एक्सप्लेन करने के लिए। तो ये इक्वेशन आपको ध्यान रखनी है, इससे क्वेश्चन आते हैं, इससे क्वेश्चंस आते हैं, तो यही है मेन, इसी से सारी चीजें आ जाती हैं। तो हम लोग ये कह सकते हैं कि जो के मैक्स है वो बराबर है किसके, वी नॉट के, ई वी नॉट के, सॉरी, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। तो कुछ और इक्वेशंस है जिनको आप ध्यान रखिए, जो कि हम लोग की हेल्प करेंगी क्वेश्चन को सॉल्व करने में। एक तो है क्या, के मैक्स इज इक्वल टू ई वी नॉट, दूसरा है ये के मैक्स की जगह पे हाफ एम वी स्क्वायर मैक्स, मतलब वी मैक्स स्क्वायर कर दिया गया, ये के मैक्स का ही एक्सप्रेशन है यहाँ पर, ये चीज के मैक्स है। फिर वी नॉट, अब देखिए ये जो ये है के मैक्स हम लोग जानते हैं वो क्या है, वो है एच न्यू माइनस फाई नॉट। तो के मैक्स की जगह पर यहाँ लिख सकते हैं एच न्यू माइनस फाई, और यहाँ पर ये नॉट आ जाएगा, और फाई नॉट को फिर हम लोग क्या लिख सकते हैं, एच न्यू नॉट के बराबर, यानी कि जो हम लोग का के मैक्स था और इसमें एच न्यू और माइनस फाई नॉट था, ये वर्क फंक्शन था। तो अब जो थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेंसी वाली बात थी कि एक मिनिमम रिक्वायर्ड फ्रिक्वेंसी होती है, उससे ज़्यादा ही फ्रिक्वेंसी होनी चाहिए, तभी जो हम लोग का एजेक्शन है इलेक्ट्रॉन का वो होगा। तो उसको अगर एक्सप्लेन करना है तो फाई नॉट को हम लोग क्या मान ले, एच न्यू नॉट, क्या मान ले, एच न्यू नॉट। तो एक बात होती है हम लोग की काइनेटिक एनर्जी के साथ कि काइनेटिक एनर्जी हम लोग की हमेशा पॉजिटिव होती है,
जो काइनेटिक एनर्जी होती है वो हम लोग की हमेशा कैसी होती है, पॉजिटिव होती है। ये हम लोग 9th क्लास से जानते हैं। यानी कि इस पूरे टर्म को हम लोग का कैसा होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। ध्यान दीजिएगा, काइनेटिक एनर्जी जो होती है हम लोग की वो कैसी होती है, पॉजिटिव होती है। तो इस पूरे टर्म को एच न्यू माइनस एच न्यू नॉट को हो जाना चाहिए पॉजिटिव। इसका मतलब कि आज अगर मैं एच को कॉमन ले लूँ तो बचेगा न्यू माइनस न्यू नॉट, और न्यू माइनस न्यू नॉट वो ग्रेटर होना चाहिए 0 से, यानी कि न्यू ग्रेटर देन न्यू नॉट होना चाहिए। ठीक है, तो देखिए ये आ गया कि अगर न्यू नॉट थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है तो इंसिडेंट रेडिएशन की जो फ्रीक्वेंसी होनी चाहिए वो ग्रेटर देन न्यू नॉट होनी चाहिए। तो जो इलेक्ट्रॉन है वो आसानी से हम लोग का एजेक्ट हो जाएगा। यानी कि जो एग्जिस्टेंस ऑफ थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी थी उस पॉइंट को भी इस आइंस्टीन की फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन से एक्सप्लेन हो गई। ठीक है, ये थी इक्वेशन, उसमें काइनेटिक एनर्जी पॉजिटिव होनी चाहिए। उस चीज को लेके हम लोग ने इसको सॉल्व किया, तो ये पूरा सारा निकल कर आ गया। ठीक है, कि न्यू नॉट एग्जिस्ट करती है कि उस पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी से ज्यादा की फ्रीक्वेंसी होनी चाहिए फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट शो होने के लिए। तो इसी तरीके से ये हम लोग की कई जो इक्वेशंस हैं सब एक ही इक्वेशन है, उसी इक्वेशन से ये सारी इक्वेशन निकल के आई हैं, आपस में ही एक दूसरे को कर रहे हैं। तो यही हम लोग की मेन इक्वेशन है। और दूसरी ये चीज ध्यान रखिएगा कि के मैक्स जो होता है वो ई वी नॉट के बराबर होता है, यानी कि ये वाला एक इक्वेशन ये हो गई कि के मैक्स इज इक्वल टू एच न्यू माइनस एच न्यू नॉट। वही फाई नॉट की जगह पे एच न्यू नॉट रख दिया, तो फाई नॉट हो गया कि कितना हम लोग का एच न्यू नॉट। तो ये सारी चीजें एक ही इक्वेशन से निकलकर आ रही हैं। तो अगर पूछ ले कि के मैक्स अगर हम लोग का गिवन है तो कितनी वेलोसिटी से जा रहा है, तो उसको किसके बराबर कर देंगे, के मैक्स इज इक्वल टू हाफ एम वी मैक्स स्क्वायर। तो यहां से सारी चीजें निकलकर आ जाएंगी। ये वी मैक्स स्क्वायर है, ठीक है, ये लिखा हुआ है। ठीक है, ये ध्यान दीजिएगा। तो यही सारी इक्वेशन है जिनकी हेल्प से हम लोग के जो ज्यादातर के सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, और जो कॉन्सेप्ट्स होंगे उनको आप क्वेश्चंस के थ्रू भी समझ सकते हैं। ठीक है, तो एक चीज और है कि इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर क्या होता है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में। तो एक्चुअली जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है वो किसी भी तरीके का हम लोग का थर्मियोनिक एमिशन नहीं है, वो टोटली एक अलग इफेक्ट है। तो उसमें टेम्परेचर का कोई इफेक्ट नहीं होता है। तो ये ध्यान रखिएगा कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में अगर ये बोले कि किसी मेटल का टेम्परेचर बढ़ा दिया घटा दिया तो उससे फिर इलेक्ट्रॉन जो निकलेगा उसकी एनर्जी की क्या होगी, कैसी क्या होगी, उस पर कुछ नहीं होगा, कोई चेंजेस नहीं होंगे। ठीक है, तो अब टाइम है हम लोग का क्वेश्चंस का। तो देखिए ये पहला रहा क्वेश्चन, इसमें क्या दिया हुआ है, 2 मोनोक्रोमेटिक बीम्स A and B of equal intensity hit a screen. The number of photons hitting the screen by beam A is twice that by beam B. Then what inference can you make about their frequencies? ध्यान दीजिए, यहां पर क्या कह रहा है ये कि 2 मोनोक्रोमेटिक बीम्स, 2 मोनोक्रोमेटिक बीम्स हैं A और B ऑफ इक्वल इंटेंसिटी हिट अ स्क्रीन। यहां पर इंटेंसिटी ऑफ बीम की बात हो रही है। ठीक है, तो इंटेंसिटी ऑफ बीम की अगर बात हो रही है तो वहां पर जो चीजें हम लोग की वो कैसे वेरी करेंगी, आइए उसको देखते हैं। ठीक है, फिर क्या है, द नंबर ऑफ फोटॉन्स हिटिंग द स्क्रीन बाय बीम ए इज ट्वाइस दैट बाय बीम बी। मतलब कि अगर ये जो पहली बीम है हम लोग की उस पे जो नंबर ऑफ फोटॉन्स है अगर Na है और दूसरी में अगर इसको A मान लें और इसको B और इस पे अगर NB है, तो पहले वाले में बीम A में जो नंबर है वो ट्वाइस है एज कंपेयर टू B। मतलब कि इस पे 2 गुने हैं, तो इनको बराबर करने के लिए ये करना पड़ेगा। तो एक इक्वेशन बनकर आ गई क्या कि Na इज इक्वल टू 2NB, ये एक इक्वेशन बन गई। ठीक है, फिर पूछा है देन व्हाट इन्फ्रेंस कैन यू मेक अबाउट देयर फ्रीक्वेंसीज। तो इस तरीके के क्वेश्चन में जहां पर बीम की बात होती है और चीजें वेरी कर रही होती हैं, ठीक है, तो क्या ध्यान देना होता है, इसमें रिक्वायरमेंट होती है हम लोग को एक छोटे से और कॉन्सेप्ट की, और वो ये है, देखिए ये अभी जैसे बता दिया कि इंटेंसिटी ऑफ ए इक्वल टू इंटेंसिटी ऑफ बी, ये बीम की बात हो रही है। ठीक है, और फिर जो नंबर ऑफ फोटॉन्स है अगर उस पर ए में Na है, दूसरी बीम में NB है, तो ये हो गया। फिर उसके बाद जो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम लोग का Na इक्वल टू 2NB है। फिर
अगर हम लोग ने मान लिया कि पहले वाली बीम की जो फ्रीक्वेंसी है, क्योंकि हम लोग को फ्रीक्वेंसी के बारे में बताना है कि क्या हम लोग कह सकते हैं, तो पहली वाली फ्रीक्वेंसी का अगर फ्रीक्वेंसी न्यू ए है और दूसरे वाली जो बीम है उसका फ्रीक्वेंसी न्यू बी है, तो हम लोग के पास ये फॉर्मूला होता है कि जो इंटेंसिटी होती है बीम की वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है एच न्यू इंटू नंबर ऑफ फोटॉन्स। ध्यान दीजिएगा, अभी हम लोग शुरुआत में पढ़ के आए हैं कि इंटेंसिटी ऑफ लाइट जो होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होती है किसके, नंबर ऑफ फोटॉन्स के। ठीक है, बट यहां पर जब हम लोग एक इस तरीके से इंटेंसिटी ऑफ बीम या लाइट सोर्स की बात कर रहे होते हैं जो कि डिफरेंट होते हैं, उस केस में हम लोग इस पूरे इस तरीके के इक्वेशन का यूज करते हैं जहां पर नंबर ऑफ फोटॉन्स और उसकी फ्रीक्वेंसी, क्योंकि ये एक फोटॉन है, ध्यान देखिए समझिए, यहां पर ये एक फोटॉन है और यहां पर जो इंटेंसिटी है वो नंबर ऑफ फोटॉन्स पे डिपेंड कर रही है। ठीक है, साथ ही साथ क्योंकि यहां पर जो फोटॉन है वो अपनी एक अलग एनर्जी लेके चल रहे हैं और ये जो इंटेंसिटी ऑफ बीम डिफाइन हो रही है, इंटेंसिटी ऑफ बीम, ये बताना चाह रही है कि उस पर टोटल एनर्जी कितनी है, टोटल एनर्जी, ये ध्यान दीजिएगा। यहां पर इंटेंसिटी ऑफ बीम से क्या मतलब है, टोटल एनर्जी। तो टोटल एनर्जी कैसे निकल कर आएगी, एक पार्टिकल की एनर्जी इनटू टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स। वही चीज यहां पर करी गई है कि जो इंटेंसिटी ऑफ बीम है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया एक पार्टिकल की एनर्जी इनटू नंबर ऑफ फोटॉन्स। ठीक है, तो पहली वाली बीम की जो एनर्जी हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, Na मतलब नंबर ऑफ फोटॉन्स इनटू न्यू है, H काट देंगे हम लोग, H जो होगा वो ऐसे कट जाएगा, तो ये निकल कर आ गया ऐसे रेशियो लेने में IB इज इक्वल टू Na न्यू A अपॉन NB न्यू B। और यहाँ पर जो IA है वो बराबर दिया हुआ है किसके, IB के। ये हम लोग को चीज़ें बराबर दी हैं यहाँ पर। ठीक, तो इसी का हम लोग यहाँ पर यूज करेंगे, तो IA इक्वल टू IB जब करेंगे तो ये हो जाएगा पूरा 1 के बराबर, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये निकल कर आ जाएगा ये Na न्यू A इक्वल टू NB न्यू B। फिर यहाँ पर हम लोग इसका जब रेशियो ले लेंगे कि न्यू A अपॉन न्यू B और ये जो NB है यहाँ पर इसकी तरफ आ जाएगा Na, तो ये बन जाएगा ये। फिर यहाँ पर हो जाएगा इक्वल 1/2, कैसे, यहाँ पर हम लोग को दिया ना Na इज इक्वल टू 2NB। ठीक है, तो Na पे जब हम लोग रखेंगे 2NB तो NB कैंसिल हो जाएगा, 1/2 बचेगा। फिर उसके बाद इसको और इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करा देंगे तो न्यू बी इज इक्वल टू निकल कर आ जाएगा 2 न्यू ए। तो इस तरीके से जो हम लोग का ऑप्शन था ये वाला, ठीक है, ठीक है, कौन सा, ये पहला वाला, ये करेक्ट हो जाएगा कि न्यू बी इज इक्वल टू 2 न्यू ए। ये हम लोग का पहला वाला ऑप्शन करेक्ट हो गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में। यहां पर क्या कह रहा है, द थ्रेशोल्ड वेवलेंथ फॉर फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन फ्रॉम अ मटेरियल इज 5200 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, उन्होंने कहा कि किसी मटेरियल से इलेक्ट्रॉन के निकलने के लिए, फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन होने के लिए जो थ्रेशोल्ड वेवलेंथ है वो इतना है। ठीक है, थ्रेशोल्ड वेवलेंथ यानी कि लैम्डा नॉट 5200 एंगस्ट्रॉम है। समझिएगा, हम लोग के पास जो न्यू नॉट है उससे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी होनी चाहिए इलेक्ट्रॉन के एमिशन की, और अगर न्यू नॉट से कम की फ्रीक्वेंसी होगी अगर, तो कोई भी इलेक्ट्रॉन का एमिशन नहीं होगा। और एक चीज़ ये होता है कि जो न्यू होता है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू लेम्डा होता है, तो इससे क्या निकल कर आएगा कि जो लेम्डा नॉट होना चाहिए वो बड़ा होना चाहिए लेम्डा से, तब जाकर फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन होगा। ठीक है, बात समझ पर आई? कैसे? आप इसके लिए समझने के लिए जो पूरा स्पेक्ट्रम है विजिबल लाइट का, या कह लीजिए कि पूरा जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम है, अगर उसको दिमाग में अपने बैठा लेंगे तो बहुत आसान होगा इसको पूरा पढ़ना, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को। जैसे कि इसने बोला क्या, 5200 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, तो 5200 एंगस्ट्रॉम मतलब अगर यहां पर मैं बना दूं ब्लू लाइट और इधर बना दूं रेड लाइट, तो रेड लाइट की जो होती है वो होती है कुछ 7000 एंगस्ट्रॉम, और जो ब्लू लाइट की होती है वो होती है हम लोग की 4000 एंगस्ट्रॉम के आसपास मानते हैं। ऐसी कोई फिक्स नहीं होती है, ऐसा इसके पास मानते हैं। तो ये जो 5200 एंगस्ट्रॉम है वो क्या हो रहा है, वो यहां कहीं पर लाई कर रहा है। ठीक है, अब यहां पर कलर क्या होगा मुझे नहीं पता, बट मुझे ऐसा रेंज पता है कि इसके बीच में होगा। क्लियर?
और जो अल्ट्रा वायलेट होता है, यहाँ पर ब्लू, सॉरी ये ब्लू नहीं, ये वायलेट का होता है, ठीक है, वायलेट, और इसके बाद आता है अल्ट्रा वायलेट। तो अल्ट्रा वायलेट की जो होती है वो और इससे छोटी होती है, ठीक है, इससे और छोटी होती है, यानी कि 3000 एंगस्ट्रॉम या 2000 एंगस्ट्रॉम ऐसे होती है। और जो इधर होती है वो होती है इंफ्रारेड, जिसकी जो वेवलेंथ होती है इससे और ज़्यादा होती है, ठीक है, मान लीजिए 10,000 एंगस्ट्रॉम या 9,000 एंगस्ट्रॉम, इस तरीके से कुछ होती है, ठीक। तो ये जो इस तरीके से वेरिएशन देखा गया, तो क्या बात निकल कर आ रही है कि इधर जैसे जैसे इधर जाते जाएंगे तो इधर की जो फ्रीक्वेंसी होती है वो बढ़ती जाती है, ठीक है। इसकी कुछ फ्रीक्वेंसी होगी वायलेट कलर की, उससे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी होती है अल्ट्रा वायलेट की, ठीक है, उससे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी होती है अल्ट्रा वायलेट की। और यहाँ पर वेवलेंथ जो है वो इस तरफ इंक्रीज हो रही है, यानी कि देखिए जो एनर्जी ऑफ फोटोन होती है वो होती है एच न्यू, और इसी को अगर मैं लिखना चाहूँ तो लिख सकता हूँ SC बाई लेमडा, हाँ या ना। तो जैसे जैसे लेमडा बढ़ेगा वैसे वैसे एनर्जी घटेगी, और जैसे जैसे लेमडा छोटा होता जाएगा वैसे वैसे एनर्जी हम लोग की, जैसे जैसे लेमडा छोटा होता जाएगा वैसे वैसे एनर्जी बढ़ती जाएगी, और जैसे जैसे लेमडा बढ़ेगा वैसे वैसे एनर्जी घटेगी। बट यहाँ पर क्या है, जैसे जैसे ये जो हम लोग का फ्रिक्वेंसी है वो बढ़ेगी वैसे वैसे एनर्जी बढ़ती जाएगी, और जैसे जैसे फ्रिक्वेंसी घटेगी वैसे वैसे एनर्जी भी घटती जाएगी। तो ये चीज़ जब हम लोग ध्यान में रखते हुए इस क्वेश्चन को पढ़ेंगे तो और क्लियर होता जाएगा। तो आगे क्या दिया हुआ है, फोटो इलेक्ट्रॉन्स मतलब वही फोटॉन्स की वजह से निकलने वाले इलेक्ट्रॉन की बात हो रही है। तो फोटो इलेक्ट्रॉन्स विल बी एमिटेड when this material is illuminated with monochromatic radiation from a 50 watt infrared lamp, 1 watt infrared lamp, 50 watt ultraviolet lamp या फिर 1 watt माइक्रोवेव। अब देखो जो माइक्रोवेव होती हैं वो माइक्रोवेव इंफ्रारेड के और इस तरफ आती है माइक्रोवेव, ठीक है, समझे। तो माइक्रोवेव की वेवलेंथ क्या होगी, और ज़्यादा होगी। तो माइक्रोवेव की अगर जो हम लोग की वेवलेंथ है वो और ज़्यादा है अगर, तो उसकी वजह से होगा क्या, उसकी वजह से हम लोग ये समझे कि इसकी जो एनर्जी है वो और कम है। तो हम लोग का जो फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन है उसके अकॉर्डिंग थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेंसी से ज़्यादा की होनी चाहिए क्या, फ्रिक्वेंसी, तभी हम लोग का फोटो इलेक्ट्रॉन्स जो होंगे वो एमिट होंगे। यानी कि जो वेवलेंथ होनी चाहिए वो वेवलेंथ कम होनी चाहिए इस गिवन थ्रेशोल्ड वेवलेंथ से, यानी कि 5200 से कम वाली वेवलेंथ क्या करेंगे, एमिट करेंगे। तो इससे कम वाली एमिट यहाँ पर वेवलेंथ कौन सी दी है, सिर्फ दी है अल्ट्रावायलेट। और फोटो इलेक्ट्रॉन एमिट होगा या नहीं वो इंटेंसिटी पे डिपेंड नहीं करता, जबकि जो 50 वॉट दी है वो इंटेंसिटी दी हुई है, ठीक है। तो यहाँ पर 50 वॉट 1 वॉट से कोई मतलब ही नहीं है, वो किस पे डिपेंड करेगा, इस चीज़ पे, अल्ट्रावायलेट लैंप पे। अल्ट्रावायलेट मतलब कि जो उसकी वेवलेंथ होगी वो और छोटी होगी, ठीक है, और फ्रिक्वेंसी ज़्यादा होगी, थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेंसी से ज़्यादा फ्रिक्वेंसी होगी, और थ्रेशोल्ड वेवलेंथ से कम वेवलेंथ होगी, तब जाके फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन होता है। इन चीज़ों को बैठाइए दिमाग में, ठीक है। तो इस तरीके से जो हम लोग का आंसर है वो निकल कर आ जाएगा, ठीक है। तो देयरफॉर यूवी लाइट विल इजेक्ट इलेक्ट्रॉन। आगे बढ़ते हैं अब अगले क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 3 में, द वेवलेंथ ऑफ द फोटो इलेक्ट्रिक थ्रेशोल्ड फॉर सिल्वर इज लैम्डा नॉट, ठीक है। द वेवलेंथ फोटो इलेक्ट्रिक थ्रेशोल्ड जो है वो कितना है, लैम्डा नॉट है, किसके लिए, सिल्वर के लिए। द एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन इजेक्टेड फ्रॉम द सरफेस ऑफ सिल्वर बाय एन इंसिडेंट लाइट ऑफ वेवलेंथ लैम्डा विल बी। अब देखिए क्या बोला, जो एनर्जी होगी इलेक्ट्रॉन की जो कि निकला है, तो इलेक्ट्रॉन की एनर्जी पूछ रहा है, इलेक्ट्रॉन की एनर्जी क्या होगी, यानी कि काइनेटिक एनर्जी, कितनी काइनेटिक एनर्जी के साथ वो निकला है, फ्रॉम द सरफेस ऑफ सिल्वर बाय एन इंसिडेंट लाइट ऑफ वेवलेंथ लैम्डा। यानी कि सबसे पहले क्या लिखिए इसके लिए, ये हम लोग का काइनेटिक एनर्जी हो जाएगा एच न्यू माइनस फाई नॉट। फाई नॉट क्या होता है, वर्क फंक्शन होता है, और इस वर्क फंक्शन को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, और ये जो एच न्यू है वो क्या है, एनर्जी ऑफ इंसिडेंट फोटोन है, ठीक, ठीक है। तो हम लोग को यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी किसकी बतानी है, जो इलेक्ट्रॉन निकला है, तो ये के मैक्स हो गया, के मैक्स इज इक्वल टू एच न्यू माइनस फाई नॉट, और इस फाई नॉट को लिखा जा सकता है एच न्यू नॉट, और ये हो जाएगा के
मैक्स। अब ये जो न्यू है इस रिलेशन से c बाई लेमडा से, इसको हम लोग लिख सकते हैं क्या, एच सी बाई लेमडा, और यहां पर लिखा जा सकता है एच सी बाई लेमडा नॉट, और ये हो जाएगा के मैक्स। ठीक, तो यही तो हम लोग को बताना है, यही चीज तो है। ये क्या हो जाएगा, एच सी ऐसा कॉमन हो जाएगा और इधर बचेगा 1 बाई लेमडा माइनस 1 बाई लेमडा नॉट। तो के मैक्स जो निकल कर आएगा वो कितना निकल कर आएगा, अगर इसको सॉल्व करके लिखा जाए कि ये कितना निकल कर आएगा, तो ये यहाँ पर जब सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा लेमडा इंटू लेमडा नॉट, और यहाँ पर आ जाएगा लेमडा नॉट माइनस लेमडा। इसको आप सॉल्व कर सकते हैं, ये तो 1/2 माइनस 1/3 है, सिंपल चीज़ है ये। तो जब इसको ऐसे सॉल्व करेंगे तो ये हम लोग का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, जहाँ पर ये क्या लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है एच सी इज इक्वल टू एच सी इंटू लेमडा नॉट माइनस लेमडा डिवाइडेड बाई लेमडा नॉट लेमडा। ठीक है, तो ये वाला आंसर निकल कर आ जाएगा। क्लियर? तो देखिए कहाँ से निकल कर आया, इसी फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन से निकल कर आया। और जो चीज़ें बताई हैं मैंने कि कौन किस पे डिपेंड करता है, किस पे डिपेंड नहीं करता है, वहाँ से ये सारी चीज़ें हैं, उसी की हेल्प से हम लोग इसको करेंगे। तो ये हम लोग का आंसर निकल कर आ गया है। आगे बढ़ते हैं अब क्वेश्चन नंबर 4 पे। इन अ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट measurement the stopping potential for a given metal is found to be V0 volt। ठीक है, stopping potential कितना दिया हुआ है, V0 volt। when radiation of wavelength lambda naught is used, if a radiation of wavelength 2 lambda naught is used with the same metal, then the stopping potential in volts will be। उस केस में हम लोग का जो होगा वो कितना होगा, ये हम लोग को बताना है। तो देखिए एक चीज मैंने बताई थी कि जो स्टॉपिंग पोटेंशियल होता है वो इंटेंसिटी पे डिपेंड नहीं करता। जो स्टॉपिंग पोटेंशियल होता है वो इंटेंसिटी पे डिपेंड नहीं करता। वो किस पे डिपेंड करता है, वो डिपेंड करता है स्टॉपिंग पोटेंशियल, वो स्टॉपिंग एक मिनट, स्टॉपिंग पोटेंशियल जो होता है वो डिपेंड करता है हम लोग का फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट। ठीक है, फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट लाइट। और इस स्टॉपिंग पोटेंशियल को अगर मैं लिखना चाहूँ कि वो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, जैसे जैसे हम लोग का इंसिडेंट लाइट की फ्रीक्वेंसी बढ़ती जाएगी वैसे वैसे ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी वाले इलेक्ट्रॉन निकलेंगे। ठीक है, वैसे वैसे ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी वाले इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, तो उनको रोकने के लिए हम लोग को ज़्यादा स्टॉपिंग पोटेंशियल लगाना पड़ेगा। सिंपल सी बात है, अगर मैं ऊपर से छोटी सी एक मतलब कह लीजिए कि कम एनर्जी वाला फोटोन डाले, तो जो इलेक्ट्रॉन निकलेगा एक गिवन मेटल के लिए वो कुछ एनर्जी का निकलेगा, और अगर मैं ज्यादा एनर्जी का फोटोन उसके ऊपर इंसिडेंट कराऊं तो अब जो इलेक्ट्रॉन निकलेगा वो ज्यादा काइनेटिक एनर्जी के साथ निकलेगा। तो जब ज्यादा काइनेटिक एनर्जी के साथ निकलेगा उसको स्टॉप करने के लिए हमें ज्यादा स्टॉपिंग पोटेंशियल लगाना पड़ेगा। तो यहां पर क्या बन गया कि जो स्टॉपिंग पोटेंशियल है वो तो होता है हम लोग का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू न्यू क्या है, फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन, क्योंकि ये जो होता है इससे बनता है हम लोग का एच न्यू, और जो कि होता है एनर्जी ऑफ फोटोन। ठीक है, ये चीज ये आपको ध्यान रखना है हमेशा। तो जो न्यू नॉट है उसको अगर मैं लिखना चाहूं तो ये लिख सकता हूं 1 बाई लेमडा, कि जैसे जैसे हम लोग का लेमडा बढ़ेगा वैसे वैसे स्टॉपिंग पोटेंशियल कम होगा। क्यों? क्योंकि लेमडा बढ़ेगा, लेमडा बढ़ना देखो वही जो स्पेक्ट्रम है हम लोग का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का स्पेक्ट्रम, उसको याद करिए। तो जैसे जैसे लेमडा बढ़ रहा है यानी कि हम लोग ब्लू कलर की तरफ से रेड कलर की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं। ब्लू कलर की जो एनर्जी होती है वो ज़्यादा होती है एज कम्पेयर टू रेड कलर। तो जैसे जैसे हम लोग ब्लू कलर की तरफ से रेड कलर की तरफ शिफ्ट होंगे यानी कि वेवलेंथ बढ़ता जाएगा, तो एनर्जी कम होती जाएगी उस इंसिडेंट फोटोन की, तो वो जो इलेक्ट्रॉन निकालेगा वो कम काइनेटिक एनर्जी का निकालेगा। तो उसको रोकने के लिए आराम से छोटा सा हल्का सा स्टॉपिंग पोटेंशियल से काम हो जाएगा। ठीक है, ये चीज़ें हमें ध्यान देनी है। तो अब सिंपल से क्या है, हम लोग को कैलकुलेट करना है कि जो हम लोग का स्टॉपिंग पोटेंशियल होगा वो कितना होगा, कि पहले अगर लेमडा नॉट था और अब 2 लेमडा नॉट है तो वो स्टॉपिंग पोटेंशियल कैसे चेंज होगा। ठीक है, तो देखिए क्या करेंगे इसके लिए, हम लोग यहाँ पर इस इक्वेशन का यूज करेंगे जो कि निकल कर आया इससे, जो कि मैं पहले बता चुका था। ये अब मान लीजिए कि जो V नॉट है वो हम लोग का इक्वल टू के क्या, या फिर मान लीजिए अल्फा बाई अल्फा या बीटा मान लीजिए, कुछ भी मान लीजिए। यहाँ पर एक कांस्टेंट मान रहा था मैं, ठीक है, कुछ भी हम मान सकते हैं, बीटा बाई लेमडा। ये हम लोग का ये रिलेशन है।
हम लोग को पूरी जो इक्वेशन है फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन उसमें जाने की ज़रूरत भी नहीं है, हम लोग डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं। बट फिर भी क्या करेंगे हम लोग, निकाल कर देखेंगे हर तरीके से कि कैसे चीज़ें निकल कर आ रही हैं। तो चलते हैं अब आगे। देखिए हम लोग के पास क्या है, फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन ई वी नॉट इज इक्वल टू एस सी बाई लेमडा नॉट। यहाँ पर ये लेमडा नॉट नहीं आएगा, ये लेमडा आएगा, ठीक है, ये लेमडा आएगा। और यहाँ पर जो वर्क फंक्शन है वो है डब्ल्यू नॉट, ठीक है। तो इससे होगा क्या कि ये हो गया हम लोग का इंसिडेंट रेडिएशन की लाइट, इंसिडेंट रेडिएशन की एनर्जी। तो यहाँ पर क्या है कि इफ द रेडिएशन ऑफ वेवलेंथ 2 लेमडा नॉट, यहाँ अच्छा यहाँ पर दे ही दिया है कि 2 लेमडा नॉट है, लेमडा नॉट ही दे दिया है कि अब यहाँ पर लेमडा नॉट नहीं बोल, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी की बात नहीं हो रही, वो लेमडा नॉट बोल ही दिया है, ठीक है। हाँ, तब उस केस में हम लोग यहाँ पर ले सकते हैं कि ये यहाँ पर लेमडा नॉट है, ठीक है। तो ये वाली इक्वेशन से k इज इक्वल टू, इसको यहाँ पर इरेज कर दें, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, अब देखो ये जो है ये हो गया k मैक्स इज इक्वल टू h न्यू माइनस फाई नॉट, ये होता है। इसी इक्वेशन को अगर मैं लिखना चाहूँ तो ऐसे लिख सकता हूँ, क्योंकि k मैक्स होता है ई वी नॉट के, स्टॉपिंग पोटेंशियल है वी नॉट, इक्वल टू एस सी बाई लेमडा, न्यू होता है सी बाई लेमडा, और जो हम लोग को लेमडा दिया हुआ है इनिशियल केस में वो दिया हुआ है लेमडा नॉट, और फाई नॉट को मान लिया है डब्ल्यू नॉट। यहाँ पे फाई नॉट भी मान सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। उसके बाद दूसरे केस में क्या है, हम लोग को स्टॉपिंग पोटेंशियल निकालना है, और वहाँ पर जो हम लोग का इंसिडेंट रेडिएशन की वेवलेंथ है वो कितनी है, 2 लेमडा नॉट है। तो ये रख देंगे, तो ई वी प्राइम इज इक्वल टू एच सी बाई 2 लेमडा नॉट माइनस डब्ल्यू नॉट। तो जब इसको हम लोग सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये हम लोग का बन जाएगा कुछ ऐसा, ई वी नॉट माइनस ई वी प्राइम इज इक्वल टू एच सी बाई लेमडा नॉट 1 माइनस 1/2, ठीक है। ये लिखा हुआ है 1 माइनस 1/2, तो ये जो निकल कर आ जाएगा वो निकल कर आ जाएगा 1/2, तो यानी कि एच सी बाई 2 लेमडा नॉट, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, जब यहाँ से बराबर करेंगे इसको, तो ये हो जाएगा ई वी नॉट माइनस एच सी बाई 2 लेमडा नॉट, ठीक है। और ये हो जाएगा ई वी प्राइम के, तो ई को हम लोग पूरे इक्वेशन पे डिवाइड कर देंगे तो बचेगा वी नॉट माइनस एच सी बाई 2e लेमडा नॉट इज इक्वल टू वी प्राइम। तो इस तरीके से हम लोग का ये निकल कर आ जाएगा, ठीक है, ये इक्वेशन निकल कर आ जाएगी, ठीक है। तो ये होगा हम लोग का आंसर। आगे बढ़ते हैं 5th क्वेश्चन में। द ग्राफ बिटवीन 1 बाई लेमडा एंड स्टॉपिंग पोटेंशियल V of 3 metals having work function phi1, phi2 and phi3 in an experiment of photoelectric effect is plotted as shown in the figure। ये हम लोग को दिया हुआ है, ठीक है। तो अब इस पे हम लोग से आगे क्या पूछा है, क्या करना है वो समझते हैं। देखिए 1 बाई लेमडा यानी कि ये इधर फ्रीक्वेंसी बोल सकते हैं इसको, अगर c बाई लेमडा होता तो वो क्या हो जाता, वो फ्रीक्वेंसी बन जाता, बट क्योंकि c यहाँ पर मिसिंग है तो इसको 1 बाई लेमडा को हम लोग वेव नंबर भी कह सकते हैं, और यही मान के चलते हैं कि ये है। तो द ग्राफ बिटवीन 1 बाई लेमडा एंड स्टॉपिंग पोटेंशियल ऑफ 3 मेटल्स हैविंग वर्क फंक्शन phi1, phi2, phi3 इन एन एक्सपेरिमेंट ऑफ फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट इज प्लॉटेड एज शोन इन द फिगर। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट। या तो एक होगा या तो एक से ज्यादा करेक्ट हो सकता है। हेयर लेमडा इज द वेवलेंथ ऑफ द इंसिडेंट रे, और जो लेमडा है वो क्या है, इंसिडेंट रेडिएशन की वेवलेंथ है, ठीक है। तो ये रहा हम लोग के पास ये, और ये रहा हम लोग के पास 4 स्टेटमेंट। तो इसमें से कौन सा करेक्ट स्टेटमेंट होगा, तो पढ़ लेते हैं। स्टेटमेंट पहला क्या है, ये इधर है हम लोग का स्टॉपिंग पोटेंशियल इस जगह पर, और ये है 1 बाई लेमडा। 1 बाई लेमडा यानी कि ये न्यू से रिलेटेड है, ठीक है। तो जैसे जैसे लेमडा बढ़ रहा है, जैसे जैसे लेमडा बढ़ रहा है वैसे वैसे 1 बाई लेमडा की वैल्यू क्या हो रही है हम लोग की, वो 1 बाई लेमडा की वैल्यू डिक्रीज होती जाएगी। बट यहाँ पर जो ये वैल्यू गिवन है ये 1 बाई लेमडा की ही गिवन है, ठीक है। यहाँ पर जो वैल्यू गिवन है वो किसकी गिवन है, 1 बाई लेमडा की वैल्यू गिवन है, ये ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो ये 1 बाई लेमडा की वैल्यू, ये उसकी, फिर ये इसकी, यानी कि ये जो दी हुई है एक तरीके से अगर इसको c बाई लेमडा से कंपेयर करें तो ये बोला जा सकता है इसको कि ये फ्रीक्वेंसी की तरह कुछ दिया हुआ है, बट एग्जैक्टली फ्रीक्वेंसी नहीं, क्योंकि c बाई लेमडा नहीं दिया हुआ है, बट उससे रिलेट हम लोग कर सकते हैं थोड़ा सा समझने के लिए। तो अब क्या दिया हुआ है, रेशियो ऑफ वर्क फंक्शन phi1, रेशियो phi2, रेशियो phi3 इज इक्वल टू 1 रेशियो 2 रेशियो 4, रेशियो ऑफ वर्क फंक्शन phi1, रेशियो phi2, रेशियो phi3 इज इक्वल टू 4 रेशियो 2 रेशियो 1,
तीसरा है tan थीटा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू hc/e वेयर h इज प्लैंक्स कांस्टेंट एंड c इज स्पीड ऑफ लाइट। और डी क्या है, द वायलेट कलर्ड लाइट कैन इजेक्ट फोटो इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम मेटल 2 and 3। ठीक है, ये चीज हम लोग को दी है। तो अब इसको अगर हम लोग को सॉल्व करना है तो जितने भी हम लोग के फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में चीजें पढ़ी हैं उन सब को रिकॉल करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये क्योंकि दी है वैल्यू 1/λ की, ये 1/λ की और ये 1/λ की, ये है कुछ, ये है कुछ और ये है कुछ। ठीक है, तो इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे आइए देखते हैं। तो देखिए, फ्रॉम द रिलेशन दिस की जो हम लोग का के मैक्स वाला रिलेशन होता है कि EV इज इक्वल टू SC/λ माइनस 5, या फिर हम लोग ये लिख सकते हैं कि V इज इक्वल टू SC/E λ माइनस 5। ठीक है, तो इससे देखिए क्या निकल कर आ गया, जैसे मैंने एक्सप्लेन किया था, ये हो गया y इज इक्वल टू mx प्लस c। यहां पर अब x क्या है, ये कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट है, तो चेंज क्या हो रहा है, ये है। और x एक्सिस पे ये 1/λ ही तो रखा था, यहां पर ये 1/λ है। इसको मैं अगर सही से लिखूं इस जगह पर तो ये क्या हो गया, v इज इक्वल टू hc/e इंटू 1/λ माइनस 5। तो इसको जब हम लोग कंपेयर करेंगे तो y वाली एक्सिस में हो गया ये v, और ये हो गया m, और ये हो गया x, और ये हो गया प्लस यहाँ पर जो हम लोग का c आता है। ठीक है, कांस्टेंट, ये कांस्टेंट c, तो ये 1/λ हो गया x। तो यहां से जो स्लोप निकल कर आया वो कितना निकल कर आया, SC/E। तो ये वाला जो SC/E जो हम लोग का एक ऑप्शन था वो करेक्ट हो गया। सी नंबर वाला जो ऑप्शन था जहां पर हम लोग को दिया हुआ था कि जो tan थीटा है उसका स्लोप कितना है, वो चीज हम लोग को यहाँ पर पता चल गई। उसके बाद फिर क्या है कि हम लोग को जो फाई है वर्क फंक्शन, उसका क्या निकालना है, रेशियो निकालना है। तो रेशियो कैसे निकल कर आएगा, अब देखिए जो फाई है, फाई को हम लोग क्या मान सकते हैं, जैसे कि फाई नॉट को हम लोग मान लेते थे क्या, एच न्यू, तो इसको मान सकते हैं HC/λ, हाँ या ना। तो फाई वन के केस में जो लेमडा है उसको अगर हम लोग λ0 1 मान लें, ठीक, क्या मान लें, लेमडा, यहाँ पर λ1 मान लें, तो ये चीज निकल कर आएगी। ये λ1 लिखा हुआ, λ0 1 लिखा हुआ है। ठीक है, फिर उसके बाद अब देखिए ये जो ग्राफ है हम लोग का, अगर इसके ग्राफ की बात करें, जैसे यहाँ पर ये वैल्यू दी ना 0.001, 0.002 और 0.004, इन वैल्यू का यूज करेंगे हम लोग 1/λ1। ठीक है, ये λ0 क्योंकि फाई है यहाँ पर, तो अभी जैसे बताया था ये के मैक्स जो होता है हम लोग का, वो के मैक्स किसके बराबर होता है, के मैक्स इज इक्वल टू HC/λ माइनस HC/λ0। ये जो चीज अपीयर हो रही है इसको आप इग्नोर करिए अभी। ठीक है, तो यहां से जो हम लोग को वैल्यू दी थी 0.001 और 0.002, 0.004, उसको जब हम लोग यहां पर पुट करेंगे रेशियो निकालने के लिए, ठीक है, ये वैल्यू 1/this, ये यहां पर λ0 1 लिखा हुआ है, ये ध्यान दीजिएगा, ये 1 मल्टीप्लाई में नहीं है, ये λ0 1 है, ये λ0 2 है, थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक हो गई है, उसको इग्नोर करिए। अब यहाँ पर क्या है, ये इस तरीके से जब हम लोग यहाँ पर निकाल लेंगे रेशियो, पुट करेंगे जब, तो हम लोग का ये रेशियो निकल कर आ जाएगा। यहाँ पर ये 1 2 और यहाँ पर ये 4 था। ठीक है, ये 4 था, 5 3 वाला 0.004, तो इस तरीके से यहाँ पर ये निकल कर आ जाएगा। ठीक है, इस पे अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला है क्वेश्चन नंबर 6। उसमें क्या है कि द सरफेस ऑफ सर्टेन मेटल इज फर्स्ट illuminated with light of wavelength λ1 this and then by light of wavelength λ2 is equal to this. It is found that the maximum speed of the photoelectrons in the two cases differ by a factor of 2. The work function of the metal in electron volt is close to, हम लोग को उसका वर्क फंक्शन बताना है। तो देखिए ये जो प्रॉब्लम है इसको एज अ होमवर्क प्रॉब्लम आप ट्रीट करिए और इसको सॉल्व करके बताइए कि आप इसको सॉल्व कर पा रहे हैं या नहीं। सिमिलरली आपके पास एक और क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7, जो कि ये है, और ये इस पे 2 स्टेटमेंट दिए हुए हैं, आप इसको पढ़ सकते हैं। मैं आपको एक बार पूरा दिखाई दे रहा हूँ ये क्या क्या है। ठीक है, उसके बाद एक और है क्वेश्चन नंबर 8, जिसमें कि ये है, फिर क्वेश्चन नंबर 9 और एक क्वेश्चन नंबर 10।
ठीक है, ये चीज़ें। तो ये आपको अपने आप से सॉल्व करना है, क्योंकि मैंने जो चीज़ें बताई उसको आप लगा पा रहे हैं या नहीं। फिर आपको अगर कोई डाउट हो तो आप साथ ही ऐप के क्वेरी सेक्शन में जाकर वहाँ पर पूछ सकते हैं। और साथ ही साथ अगर आप लोग को सब्जेक्ट वाइज और जो टॉपिक वाइज अगर आपको मॉक टेस्ट देने हैं, तो जो हम लोग की वेबसाइट है वहाँ पर साथ ही जेई टेस्ट करके एक वेबसाइट है, उस पर आप जाकर अपने मॉक टेस्ट दे सकते हैं। वहाँ पर वो फ्री ऑफ कॉस्ट है, वो नीचे लिंक आ रही होगी उसकी, ठीक है। तो आई होप आपको ये सेशन पसंद आया होगा। और जो इसका बाकी पार्ट है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का, जहाँ पर अब फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट से के हम लोग मैटर वेव्स की बात करते हैं, ठीक है। चैप्टर उसी चैप्टर में पढ़ते हैं हम लोग, बट वो अब मैटर वेव्स की बात होती है कि लाइट को तो हम लोग ने पार्टिकल मान लिया, तो क्या पार्टिकल को भी वेव माना जा सकता है? यानी कि जो वेव लाइट जो कि पहले वेव मानते थे उसको पार्टिकल मान लिया, तो क्या पार्टिकल को हम लोग किसी भी पार्टिकल को क्या वेव मान सकते हैं? उस हाइपोथेसिस को जिसको हम लोग लुई डिब्रॉय के द्वारा दी गई थी, उसको हम लोग पढ़ेंगे अपने नेक्स्ट क्लास में, जो कि हम लोग का कल होगा। तो तब तक के लिए थैंक यू।